हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। इन दिस वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन द एंटायर यूपीएससी जर्नी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, आइडियल शेड्यूल आपका एक हफ्ते का, एक दिन का, या इफ़ यू गिविंग 26 का अटैम्प्ट तो अगले 2 साल का क्या होना चाहिए, स्किल सेट्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड हैं, सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं, हार्ड स्किल्स कौन सी हैं, नोट्स कब बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एंड नॉट जस्ट दिस, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, करंट अफेयर्स कैसे अप्रोच करना है आपको, टेस्ट्स एंड उनको रिव्यू कैसे करना है, रिविजन, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हुए चलनी है। सो बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, तो नेचुरली बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि देर विल बी सम थिंग्स दैट यू नो अबाउट एंड सम थिंग्स दैट यू डोंट। सो प्लीज़ फील फ्री टू स्किप अराउंड इन दिस वीडियो। टाइम स्टैम्प्स इस वीडियो में हम डाल देंगे। जो भी सेक्शन आपको ज़रूरी लगता है यू कैन कम बैक एंड रिविजिट दैट लेटर ऑल्सो। एंड आइडली मैं बोलूँगा कि भाई वॉच दिस वीडियो थ्रू एंड थ्रू, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. So let's get started. Now we'll begin the discussion with a discussion briefly about my story. ये important क्यों है? क्योंकि 2014 में when I started my preparation, I was giving my first attempt. तो like a lot of people मुझे लगता था कि भाई मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लूँगा, दुनिया बेवकूफ़ है, मतलब मैं ही 1.5 शाना निकला हूँ एंड आई विल क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। बाकी सब लोग जो बोलते हैं 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं वो बेवकूफ़ हैं। इवेंचुअली आई एंडेड अप गिविंग 6 अटैम्प्ट्स, ऑल 6 ऑफ देम। 2020 में मेरा लास्ट अटैम्प्ट था एंड इन बिटवीन 2017 में एंड 2018 में, इन दीज 2 years आई गॉट सेलेक्टेड ट्वाइस। नाउ द आइडिया हेयर इज़ कि इन द बिगिनिंग जो शुरुआत के मेरे कुछ अटैम्प्ट्स थे वहाँ पे आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग जस्ट NCERTs। पहले जो 2 अटैम्प्ट थे वहाँ पे मैं सोचता था कि भाई सिर्फ NCERT पढ़ के काम चल जाएगा एंड दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू डू। आई वाज नॉट गिविंग एनी टेस्ट, मैं तरीके से फीडबैक नहीं ले रहा था, नन ऑफ दीज थिंग्स आई वाज डूइंग एंड बिकॉज ऑफ विच मेहनत करी बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो द आइडिया इज़ आई वुड वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई मिस्टेक्स so that you can speed up your journey along the process. The second reason why I wanted to talk about this story is because I wanted to show you the mark sheets. Now this is my mark sheet from 2017 and this is my mark sheet from 2018. The idea here is this. In this year, finally यहाँ पे लिखा है not recommended, but I made it to what is known as the reserve list. Now reserve list क्या होता है? Since a lot of people will be hearing this word for the first time, reserve list is the idea कि हर साल जैसे बहुत से selected candidates फिर से पेपर दे रहे होते हैं कि let's say there is an IPS officer or an IRS officer who's giving the paper again. If you get selected as IAS और foreign services में तो आप पेपर देने के लिए दोबारा अलाउड ही नहीं होते हो। तो उसके अलावा जो कोई सर्विस हैं तो these people give rank improvement के लिए पेपर, राइट। तो IPS एंड IRS हैं, ये रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहे हैं। रैंक इम्प्रूवमेंट मतलब ये बनना चाह रहे हैं कि हम IAS में आ जाएं। तो लेट अस से दैट दिस IPS पर्सन नेक्स्ट अटेम्प्ट में इनकी रैंक आ गई 350। अब 350 पे इनको IAS तो शायद नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से ही विल ड्रॉप आउट फ्रॉम द लिस्ट। माने कि उन्होंने अपनी सर्विस में प्रेफरेंस ही दी थी कि मेरे को IAS एंड IFS 350 पे दोनों नहीं मिल रहा है, तो ही इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। इस कारण से एक गैप बन जाता है लिस्ट में। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए उस साल में पेपर दे रहे हैं, जो ड्रॉप आउट कर गए हैं बिकॉज दे कुड नॉट इम्प्रूव देयर रैंक, उनके कारण जो गैप बनता है उसको फिल किया जाता है रिजर्व लिस्ट से। सो इन 2018 आई गॉट सेलेक्टेड वाया द रिजर्व लिस्ट। तो इवन दो आई हैड मिस्ड द फाइनल कट ऑफ बाय ऑलमोस्ट 1 mark ओवर हियर, 1 mark से ये जो फाइनल कट ऑफ है आई हैड मिस्ड। तो द आइडिया हेयर इज कि 750 नंबर यहाँ पे मेरे मेंस के टोटल हैं एंड इस साल में मेंस का टोटल मेरा 819 मार्क्स है एंड इन दिस ईयर आई गॉट अ रैंक 653 एंड इन दैट नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर रैंक के हिसाब से चलें तो 900 समथिंग 950 कुछ रैंक मेरी आती, क्योंकि दैट मैनी कैंडिडेट्स वर गिविंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सो द आइडिया हेयर इज कि मार्क्स के हिसाब से हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बट एक रफ आइडिया अगर हम लेके चलें तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 50 to 55% मार्क्स, you are capable of scoring AIR 1, राइट। क्योंकि ये जो 936 स्कोर है, ये जो 990 स्कोर है, ये टोटल कितना है? इट इज़ आउट ऑफ
2025 2025 में से 990 का ये स्कोर जो है, इस पे 653 रैंक आ रही है. अगर आपका 1050 के आसपास स्कोर रहता, यू वुड स्कोर्ड रैंक 1. सो द रीज़न हियर इज़ कि एक साल में कुछ लोगों को जो लगता है कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर चाहिए, मुझे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि कुछ सालों में क्या रहेगा कि भाई इन जनरल सबके नंबर GS4 में कम आएंगे. और अगले साल मतलब आपने कुछ डिफरेंट नहीं किया, आपने कुछ अलग नहीं किया, बट इन जनरल सबके नंबर GS4 में ज़्यादा आ जाएंगे. तो ये वेरिएबिलिटी हर साल कुछ ना कुछ रहती है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड कि भाई बहुत ज़्यादा फिक्सेट नहीं होना है इस चीज़ पे. क्योंकि मैं होता था और मुझे लगता था कि नहीं नहीं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं होता. बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक चीज़ों की बात करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. But before we go further and discuss the pattern of the exam and all of those details, I want to talk about a very important concept called the hierarchy of knowledge. Hierarchy of knowledge का क्या मतलब है कि knowledge जब हम gain करते हैं तो हम एक ladder की तरह ऊपर जाते हैं. Right? I cannot start creating new knowledge till the time I have not gained enough knowledge. And the basic idea is कि भाई जब मुझे पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो फिर मैं वहाँ जाके उस पर ज्ञान नहीं दूंगा. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दीज स्टेजेस. बेसिक स्टेज यहाँ पे क्या है? रिमेंबर, कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी, मुझे याद है. अंडरस्टैंडिंग क्या, कि मतलब वो चीज़ इस्तेमाल कैसी होती है, उसको यूज़ क्या करना है, वो मुझे समझ आ गया है. अप्लाई क्या करना है, मैंने एक नए एरिया में जाके वो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया. एनालिसिस क्या है, यू ब्रेक दैट इन टू पार्ट्स एंड देन यू अंडरस्टैंड कि भाई पार्ट्स आपस में कैसे खेल रहे हैं, जूझ रहे हैं. इवैल्यूएशन is further कि भाई can I improve any of those parts. And finally creating is something that is not very useful for the exam point of view. ये हमारा PhD and research scholars वाला एरिया आ जाता है. तो ये एग्ज़ाम के लिए आपका इतना यूज़फुल नहीं रहेगा. एग्ज़ाम के लिए ये 3 लेवल आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये 3 लेवल्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट? तो प्रीलिम्स में आप देखोगे कभी भी इट इज़ अ वेरी रिमेंबरिंग एंड बहुत रट्टा वाला टाइप एग्जाम होता है प्रीलिम्स. एंड मेंस का जो एग्जाम होता है दैट इज़ अ लॉट मोर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस्ड. इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस हायरार्की ऑफ नॉलेज वाला पार्ट. तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से. सबसे बेसिक क्या कि भाई मैंने फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट द पार्लियामेंट. तो ओके, आई नो नाउ द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. देयर इज द लोकसभा एंड देयर इज द राज्यसभा, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू पॉलिटी दैट इज हाउ इट इज. राइट? तो अब मैंने ये समझ लिया, तो फिर अब पार्लियामेंट का प्रोसीजर मैं समझूं कि भाई पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा होता है. तो भाई लोकसभा से राज्यसभा कैसे जाता है कोई बिल? बिल क्या होता है? एन एक्ट और अ लॉ. एन एक्ट इज अ लॉ. राइट? बिफोर एन एक्ट इज पास्ड, मीनिंग ये अब लागू हो गया है, बिफोर दैट इट इज नोन एज अ बिल. एंड अ बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट टू बिकम एन एक्ट. राइट? तो जब मैं लोकसभा राज्यसभा समझ गया तो अब मुझे ये समझना है कि भाई ये बिल कैसे पास हो रहे हैं. राइट? एंड ये बिल जब पास होना मैं समझ गया तो फिर अब मैं समझूंगा कि भाई अच्छा पार्लियामेंट के और क्या क्या पार्ट्स हैं, वो कैसे आपस में करते हैं. क्योंकि जब बिल पास होने का प्रोसेस मैं समझता हूँ तो धीरे धीरे मुझे समझ आता है कि पहले उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, कमेटी अपने रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के सामने रखती है. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड. तो फिर एक जो सेलेक्ट कमेटी है वो बिल का रिकमेंडेशंस या बिल में कुछ चेंजेस हैं, क्या है, कैसे हैं, वो पार्लियामेंट के सामने रखती है, उस पर डिबेट होते हैं. देन उसके बाद क्या आता है कि भाई अगर मुझे एनालिसिस करना है तो लेट्स से कुछ बिल है जो मनी बिल होता है, तो मनी बिल वंस पास्ड बाय लोकसभा तो राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती. तो ये मेरा एनालिसिस हो जाएगा कि भाई अच्छा लोकसभा की पावर ज़्यादा कहाँ है, राज्यसभा की पावर ज़्यादा कहाँ है, इनकी पावर यहाँ ज़्यादा क्यों है, यहाँ ज़्यादा क्यों है. दिस बिकम्स एनालिसिस. कीप इन माइंड, अब मैं यहाँ जहाँ एनालिसिस पे आ गया हूँ कि भाई किसकी पावर ज़्यादा है. वुड आई हैव बीन एबल टू डू दैट एनालिसिस इफ आई डिड नॉट इवन नो कि भाई लोकसभा और राज्यसभा क्या है. राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो हम नीचे से ऊपर चलते हैं इन दैट पिरामिड दैट वी सॉ. इट इज़ ओनली व्हेन वी नो द लोअर लेवल दैट वी विल बी एबल टू डू द अपर लेवल. कि मेरे को पता ही नहीं है कि भाई लोकसभा राज्यसभा क्या है या लोकसभा राज्यसभा की पावर क्या है, तो फिर मैं एनालिसिस तो क्या ही करूँगा. राइट? इवेंचुअली कि भाई ओवरऑल अगर इवैल्यूएशन मुझे करना है
तो भाई लोकसभा और राज्यसभा को कुछ काम है। काम क्या है कि भाई पार्लियामेंट विच इज नोन एज दी legislative arm of the government, right? I'm sure all of you know that there are three parts to the government: legislative, executive and judiciary. Legislative is what is parliament, executive is what is government, judiciary is what is your courts. तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों आपस में एक बैलेंस करती हैं। तो इवैल्यूएशन में क्या है कि भाई इज लेजिस्लेटिव एबल टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कि भाई हमने ये देख लिया बिल कैसे पास हो रहा है, ये हो रहा है, बट बिल पास करने के बाद भी क्या तुम सरकार पे कंट्रोल कर पा रहे हो? क्योंकि दैट वाज द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट, राइट, इन द फर्स्ट प्लेस। तो क्रिएट की बात जब आएगी तो ये लाइक वी डिस्कस्ड इज नॉट नीडेड फॉर दिस एग्जाम। तो ये तब होगा जब कि भाई हम बात करेंगे कि भाई पार्लियामेंट में रिफॉर्म चाहिए, ये करें वो करें, यहाँ करें ना करें, कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस बिफोर वी डिस्कस पैटर्न क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस हैं। तो जब मैंने बोला कि भाई प्रीलिम्स में मुझे रिमेंबर, अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इनका यूज़ आता है, दिस इज़ वाई, क्योंकि ये रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वाली पार्ट कि जब तक मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, बट एक बार मैं फर्स्ट सेकंड लेवल का अपना क्वेश्चन कर लेता हूँ, I will be able to do this question. The correct answer over here is 3. But right now, if you're beginning, तो आपको नहीं पता है कि भाई इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है, ये कहाँ है, आर्टिकल 368 कौन सी चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। Which is why बेसिक लेवल से शुरू करते हैं एंड फिर ऊपर जाते हैं। Let's look at another question. तो मनी बिल की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मनी बिल में आर्टिकल 109, अभी मुझे नहीं पता आर्टिकल 109 क्या है, मैंने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर मैं कैसे ये सवाल सोल्व करूँगा? देयरफॉर आई नीड द बेसिक लेवल्स एंड देन आई विल मूव टू कि अच्छा हाँ भाई राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल बट इट कैन नॉट रिजेक्ट। तो ये जो सेपरेट पावर्स वाला पार्ट था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एप्लीकेशन वाले एस्पेक्ट पे आ गया। फाइनली मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन लेवल 5 पे है सीधा। Do you think you would be able to do this question without knowing any of the bottom 4 levels? तो नहीं होता है ये, एंड इसी कारण से हमको एक तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, गेन करना है। तो while we are discussing the different stages of this exam, keep in mind सारी चीज़ें बेसिक से ही शुरू होंगी। कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रही है एट द स्टेज की बहुत एडवांस्ड है, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास बेसिक लेवल की नॉलेज अभी नहीं है। बेसिक लेवल की नॉलेज जब आपके पास हो जाएगी, जब आप एक बार बेसिक किताबें पढ़ लोगे, एनसीईआरटीज पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज यू विल स्टार्ट मूविंग अप द हायरार्की, राइट। बट जब तक आपने पढ़ी ही नहीं है कोई चीज़, पहली बार आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी है, तो फिर यहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे एंड देन मेंस नहीं होता है। सो देयरफॉर इन ऑल ऑफ दिस डिस्कशन कीप इन माइंड कि नॉलेज का डेप्थ और नॉलेज का विड्थ विद टाइम ही बढ़ता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो सबसे बेसिक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये थी कि इस पेपर में इन ऑर्डर टू क्लियर इट यू रियली डोंट नीड टू बी अ जीनियस। जीनियस कौन? आपको आइंस्टाइन के लेवल का IQ इस पेपर के लिए नहीं चाहिए। कायदे से मैं बोलूँगा कि अगर आपका इतना IQ है तो यू विल प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। क्यों? क्योंकि you will constantly get distracted because this exam is going to get very very boring after a point. You need to have slightly above average IQ. Let's say अगर इंडिया का average IQ यहाँ पे है at 100, तो आपका 110 के आसपास अगर IQ चलता है, माने कि थोड़ा सा smarter than average हो आप, you will be able to do it. जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बट दिमाग चलना चाहिए, इतना बेसिक हमें चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है दैट UPSC preparation goes through a number of phases. Let's say that even if you're clearing it in your first attempt, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करते हो, तो लेट्स से 2026 का अटेम्प्ट आप दे रहे हो, तो 2026 का अटेम्प्ट जो है यू विल गिव इन मे ऑफ 2026. यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग लेट्स से फ्रॉम मार्च अप्रैल मे ऑफ 2025. तो
तो 1 साल तो यहाँ से यहाँ आपके पेपर के स्टार्ट तक हो गया, एंड फाइनली इस पेपर का रिजल्ट आएगा इन अप्रैल ऑफ 2027. तो इवन इफ यू क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 साल का आपका जर्नी गारंटीड है, क्योंकि इतना ये चीज़ चलती ही है. तो अगर फेजेस में इसको तोड़े तो 6-7 मेजर फेजेस हमारे प्रिपरेशन के रहते हैं. फेज 1 आपका है विच इज़ सॉर्ट ऑफ वेयर यू आर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इज वेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, यू ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स कि भाई प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, किस में किस तरीके की तैयारी चाहिए हमको, एंड हाउ डू यू गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. सेकेंड स्टेप आ जाता है फेज 1, जनरली आपका 1 मंथ, हाफ अ मंथ, इस टाइप से रहता है. सेकेंड फेज आपका आता है कि भाई हमें थोड़ा प्लानिंग करनी है, हमें थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन अपना बनाना है, एंड उस पर फिर हम काम करना चालू करेंगे. When we start preparing, when we start creating this plan of action, we will be very enthusiastic, we will be very optimistic, we will think कि भाई सब कुछ मैं इतना जल्दी कर दूंगा, बट लाइक 1 महीना 2 महीना प्लान पे काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई बहुत हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया है चीज़ों को. देयर इज दिस लॉ कॉल्ड हॉफस्टाडर्स लॉ. हॉफस्टाडर्स लॉ कहता है कि भाई जितना भी टाइम हम किसी चीज़ के लिए प्लान लगाते हैं, करते हैं, 99% ऑफ द टाइम वी विल फेल, इवन व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट हॉफस्टाडर्स लॉ. मीनिंग प्लानिंग के समय हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बट व्हेन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट वी रियलाइज कि नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी डबल द टाइम, मे बी 1.5x वट एवर इट इज़, बट दैट्स द आइडिया. तो ये फेज़ 2 हमारा 2 से 3 महीना चल जाता है, वेयर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ओके हाउ मच टाइम इज इट एग्जैक्टली गोइंग टू टेक मी टू कवर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अच्छा अब ये टाइम बढ़ गया है तो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट और कंटिन्यू डूइंग दिस. तो मेजर हमारी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो यहाँ पे आती हैं हमारी फेज़ 3 में. फेज 3 हमारा है 6 to 8 months, राइट. तो फेज 3 हमारा जो है, यहाँ पे हम majority ऑफ आर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर डूइंग इन फेज 3. फेज 4 हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे हम वापस प्रीलिम्स मोड में आ जाते हैं. दिस इज़ फ्रॉम अगले साल 2026 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, तो फेज 4 will be when I have filled the form and I'm now preparing wholeheartedly for prelims in May of 2026. तो जनवरी फरवरी में लास्ट के 4 महीने वाला जो है दैट इज फेज 4. उसके बाद आता है हमारा फेज 5. नाउ अज्यूमिंग कि भाई आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हो, तो भाई फ्रॉम जून टू जून जुलाई अगस्त सितंबर नेक्स्ट ईयर, आई थिंक द पेपर इज गोइंग टू बी similar to how it is going to be this year. तो this year it's in August. तो जून टू अगस्त ये जो 3 महीने हैं आपके पास, दिस इज़ योर फेज 5 वेर यू एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. क्योंकि देखो एक होता है मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपने मन से घर पे अपने कंफर्ट में कर रहा हूँ, और एक होता है मैं पेपर के प्रेशर में तैयारी कर रहा हूँ. देयर इज़ अ डिफरेंस. तो दैट इज़ फेज 5. ऑल ऑफ दिस इज़ विद द अजम्पशन दैट यू आर क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो हर स्टेज को हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट ट्राई. Then the next phase comes from August September to April, right? Because अगर आप इंटरव्यू देने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कैन बी एनीवेयर फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, राइट. द इंटरव्यू डेट्स आर स्प्रेड आउट अक्रॉस 3-4 months, बिकॉज एक दिन में समवेयर अराउंड 50 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एंड करीब 2500 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो रहा होता है. तो इट्स अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम. सो बिकॉज ऑफ दैट सितंबर टू दिसंबर में आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो 3 महीना वहाँ पे खाली है, आप कुछ चीज़ें कर रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो अ पीरियड जहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ा चिल कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि नेचुरली मेंस इज़ वेरी वेरी हेक्टिक, एंड उसके बाद फिर यहाँ फेज इसमें आते हैं तो 2-1 महीना छुट्टी, देन फिर जब रिजल्ट आता है तो फिर से तैयारी शुरू होती है. नाउ दिस इज़ वेयर एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक कि भाई यहाँ पे अप्रैल में लेट्स से आपने इंटरव्यू दे दिया है, आपका इंटरव्यू हो गया था जनवरी में. नाउ अज्यूम तो हम करके चल रहे हैं यू आर क्लियरिंग इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वाइल यू आर गिविंग दिस एग्जाम यू आर नेवर रियली श्योर, राइट. मैं पर्सनली अपनी एक स्टोरी सुनाऊँ तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017, देन आई मेट अनु कुमारी. अनु कुमारी मैम क्या है, शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग post 30 years of age. She already had a child by that time, and it was her second attempt, her last attempt, and she was scared कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा. Eventually she ended up getting rank 3, right. तो rank 3 पे जो इंसान था उसको भी नहीं पता था कि भैया होगा नहीं होगा क्या होगा. तो nobody is very sure about कि भाई क्या मैं अगले स्टेज तक जाने वाला हूँ.
एंड बिकॉज ऑफ दिस होता क्या है, यू आर इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो. लिम्बो का मतलब क्या है, आप लटके हुए हो इसके बीच में कि भाई अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट तो दे ही रहे हो ना, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर वॉचिंग दिस वीडियो हु कैन लाइक 100% से कि नहीं नहीं मैं इंटरव्यू तक पहुंच के एक बार दूसरा अटेम्प्ट देने की बात करूंगा ही नहीं, राइट. बिकॉज दैट्स द जनरल आइडिया दैट इफ यू हैव गिवन वन अटेम्प्ट यू विल and have made it to the interview, you will give that next attempt. Therefore phase 7 हमारा वही होता है जहाँ पे हम वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट का, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा कुछ प्रीलिम्स की तैयारी चल रही होती है. नाउ लेट्स से दैट आपके साथ भी वही हुआ कि भाई वो जो IPS IRS वाले इंसान बन गए हो आप, आपको एक सर्विस मिल गई है, बट अब अगला अटेम्प्ट आप सोच रहे हो कि भाई रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तो दे ही दिया जाए. तो दिस इज वेयर द UPSC साइकिल कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट. तो फिर फेज 7 के बाद अगला अटेम्प्ट आपका फिर से फेज 4 से चालू हो जाएगा, जहाँ पे आप फिर से प्रीलिम्स की दौड़ में लग जाओगे, फिर से मेंस की तैयारी करोगे, एंड देन दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो दीज आर द फेजेस ऑफ UPSC प्रिपरेशन. तो प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट. एज लिमिट के लिए UPSC ने एक रेफरेंस डेट हमको दे रखी है विच इज़ द 1st of August. 1st of August माने कि लेट्स से 2025 की बात करते हैं, तो इफ़ यू वांट टू गिव द अटेम्प्ट इन 2025 तो आपकी एज ऑन 1st August शुड बी मोर देन 21 years, more than or equal to, meaning if you are born on the 1st of August तो you will turn 1st August 2025 को 21 साल की आपकी उम्र हो जाएगी, आप एलिजिबल हैं. एंड यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 32 years, राइट. तो माने कि आपकी उम्र 1993 का आपका बर्थ है, आपका 1993 का बर्थ है फ्रॉम सितंबर, तो देन यू विल स्टिल बी एलिजिबल इन 2025. दैट विल बी द लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू एज. तो रेफरेंस डेट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेफरेंस डेट पे आपकी उम्र क्या है. इट शुड बी मोर देन 21 एंड लेस देन 32 years of age, you will be eligible. So this is the basic check that you have to do over here. Now a lot of people will keep asking कि नहीं मेरी डेट ये है, will I be eligible? तो फॉर दोज पीपल आई विल सिंपली से कि भाई आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप IAS बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कैलकुलेशन आई वुड लीव अप टू यू. नाउ कमिंग टू नंबर अटेम्प्ट्स क्या हैं, कैसे हैं. तो जनरल के लिए वी नो दैट देर आर 6 attempts, OBC के लिए देर आर 9 attempts, SC ST के लिए देर आर अनलिमिटेड बट एज बार यहाँ पे भी होता है. तो जनरल का मैक्स एज है आपका 32, OBC का 3 years का रिलैक्सेशन हो जाता है 35, SC ST का 5 years का रिलैक्सेशन हो जाता है तो 37. तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं. इसके अलावा अ लॉट ऑफ अदर रिजर्वेशंस आर अवेलेबल. फॉर एग्जांपल पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है. तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया एंड कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन है. वो आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप UPSC का नोटिफिकेशन देख सकते हो. नाउ एग्जाम के 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स हैं. देयर इज द प्रिलिमिनरी, जिसको हम जनरली प्रीलिम्स बोल देते हैं. देन देयर इज द मेन एग्जाम. Main exam is made up of 2 parts, which is the written and the interview. ये written वाले पार्ट को commonly मेंस बोला जाता है. जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं, तो ये written वाले पार्ट को हम मेंस बोल देते हैं. बट अकॉर्डिंग टू UPSC मेन एग्जाम जो है, जो कि चेक होने वाला है, प्रीलिमिनरी क्या है. प्रीलिमिनरी इज अ फिल्टर स्टेज. प्रीलिमिनरी में बस इतना किया जा रहा है कि भाई UPSC अपना काम बचा रहा है. काम बचा रहा है कैसे कि भाई 12-15 लाख लोग प्रीलिम्स के फॉर्म भर देते हैं. अभी सबका पेपर चेक करने बैठ गए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बिकॉज मेंस का एवेल्युएशन इज एनीवे वेरी इंटेंसिव, बिकॉज विल सी मेंस में क्या क्या होता है. मेंस का पेपर का रिजल्ट आने के लिए 2 महीना 2.5 महीने लग जाता है, क्योंकि वो पेपर बहुत रिगोरसली चेक होते हैं. अब उस समय आप बोलो कि 15 लाख लोगों के पेपर चेक करने हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के टाइप हो गया, तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड UPSC डज नॉट वांट टू डू दैट. तो व्हाट इट डज इज प्रिलिमिनरी से फिल्टर हो जाती है दुनिया, एंड करीब 15,000 लोग आपका मेन एग्जाम देते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. प्रिलिमिनरी आपका ऑब्वियसली MCQ टाइप टेस्ट है. तो सिलेबस एंड सोर्सेज की बात करते हैं. प्रीलिम्स का पैटर्न सबसे पहले, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, 2 पेपर्स into 200 marks.
राइट पहला पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ का जीएस, जिसको आगे मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो जनरल स्टडीज़ जीएस मैं बोलूँगा। राइट यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस इनटू +2 मार्क्स इफ इट इज़ करेक्ट एंड -1/3 ऑफ 2 इफ इनकरेक्ट, तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपकी होती है। दूसरा पेपर आपका होता है सी सैट का। नाउ सी सैट का पेपर में 100 क्वेश्चन की बजाय आपके पास होंगे 80 क्वेश्चंस एंड करेक्ट के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे 2.5 नंबर एंड इनकरेक्ट के लिए मिलेंगे -1/3 ऑफ 2.5। तो ये दोनों पेपर में आपको प्रेजेंट होना है तभी आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। नाउ जीएस इज योर मार्किंग पेपर, माने कि आपने क्लियर किया है या नहीं किया है वो आपका जीएस के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। सी सैट इज योर क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पे है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक यहाँ पे 33% मार्क्स लेके आने हैं, मीनिंग 200 नंबर का पेपर है तो आई हैव टू गेट 66.67 मार्क्स टू क्लियर सी सैट। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने सी सैट क्वालिफाई नहीं किया है तो मेरा जीएस का पेपर पॉइंटलेस है, नहीं चेक होगा। एंड दैट इज़ द आइडिया कि क्वालिफाइंग पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है या मैथ देखा ही नहीं है 10th के बाद, तो फिर वो घबरा जाते हैं मैथ को देख के काफ़ी। बट अगेन कीप इन माइंड आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए या 66.67 मार्क्स चाहिए, वो 1/3 भी कम चाहिए। किया जा सकता है, वेरी डूएबल, बट अगेन तरीके से तैयारी करो। तो जीएस का सिलेबस अगर हम देखें तो जीएस के सिलेबस में सबसे ऊपर आता है हमारा करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स के बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको बोल दिया जाता है कॉमनली। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट है बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वो सारी चीज़ें आ गई इधर। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी जिसको बोल दिया जाता है, जनरल इशूज इन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एंड फाइनली जनरल साइंस विच इज ऑल्सो नोन एज साइंस एंड टेक। राइट, तो ये आपका जनरल स्टडीज का पेपर का सिलेबस है। एंड सी सैट का सिलेबस आपका मतलब स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि भाई comprehension, interpersonal skills including communication, logical reasoning, decision making, general mental ability and basic numeracy. Basic numeracy class 10th level. Now कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई पेपर जो है आपका क्लास 10th लेवल से ऊपर का आ जाता है, बट अगेन इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा दैट कहीं ना कहीं ये थोड़ा वेरिएबिलिटी हर साल रहेगी ही। बट again you have to get only 33% marks, questions will be MCQ and objective type। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस एंड पैटर्न। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि भाई प्रीलिम्स में ना 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। तो अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स वी टॉक्ड अबाउट, राइट, उन सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक क्या किया है, देर आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड देर आर करंट बेस्ड सब्जेक्ट्स। स्टैटिक सब्जेक्ट आपके वो होते हैं जो कि लार्जली लेट अस से 80 to 90% ये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड क्यों है ये? क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। हिस्ट्री हो गया जो होना था, मेजरली इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। पॉलिटी माने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज 80 to 90% इज ऑलरेडी फिक्स्ड। कुछ माइनर चेंज अगर इस साल में आता है, गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ न्यू लॉ, न्यू अमेंडमेंट, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो, बट मेजरली द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इट इज। कुछ चेंज अगर होता है तो बहुत स्लो चेंजेस यहाँ पे होते हैं। सिमिलरली फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में भी जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं फिक्स्ड हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई मतलब आरबीआई का क्या रोल है, ये फिक्स्ड चीज़ें हैं। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी कि भाई पहाड़ बन गए, प्लेटोज बन गए, नदियाँ बह गई, फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स्ड सोर्सेज से काफ़ी सारे नंबर आ जाते हैं, राइट, कि मेरा पढ़ने का काम यहाँ पे कम है बट मेरे को नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड मेरे जो करंट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्यों हैं?
करंट सब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो करंट सब्जेक्ट्स हमारे थे करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल इश्यूज इन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं एंड इनका कोई सोर्स नहीं है जो कि आपको शॉर्ट शॉर्ट बोल दे कि भाई 90% आपका मसाला इधर से ही आएगा। तो इसका एंडलेस आपका कुछ भी पढ़ लो, कितना कुछ पढ़ लो। तो यहीं पे मेजर एक सवाल आता है कि भाई जब मैं करंट अफेयर्स करके जा रहा हूँ तो कितने महीने के करंट अफेयर्स एटलीस्ट मैं करूँ। एक बेसिक आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ, डिटेल में थोड़ी बाद में बात करेंगे कि 1 ईयर बिफोर एग्जाम, कि आप अगर मई ऑफ 2026 में पेपर दे रहे हो तो अप्रैल मई ऑफ 2025 से अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी करी है, शुड बी मोर देन इनफ। नाउ अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड is static subjects can also have a current affairs based focus। मतलब कि अगर recently there is a lot of discussion about USD INR exchange rate, तो क्या होगा, आपको इकोनॉमी में उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपने कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट उसी फिक्स्ड सोर्स में आपको मिल जाएगा, बट बिकॉज इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी या फिर ट्रेड इम्बैलेंस, जैसे कि अगर आपने अभी कुछ भी न्यूज़ देखी है करंट अफेयर्स में आपने देखा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू हर्ड ऑफ दिस न्यूज़ दैट डोनाल्ड ट्रंप इज इलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर्स थ्रू टैरिफ्स। तो ये न्यूज़ अगर आपने पढ़ी है तो इसके रिलेशन में फिर आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सवाल आ सकते हैं। सो दिस इज वेयर स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी जो कि फिक्स्ड हैं उनका भी थोड़ा करंट अफेयर्स का फोकस हो सकता है, बट ये करंट वाले जो सब्जेक्ट हैं इनका तो करंट ही रहता है। तो हम जब प्रायोरिटी देंगे अपनी पढ़ाई को तो हम सबसे पहले इन सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, राइट। सो कमिंग टू मेंस का पैटर्न। नाउ मेंस हमारा एज वी सॉ मेंस इज द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जाम एंड ये रिटन एग्जाम में हमको क्या देखना है दैट देयर आर 9 पेपर्स। ये 9 पेपर्स आपके जो हैं दीज आर डिवाइडेड। You have 1 essay, 4 general studies, 2 optional and 2 language। ये लैंग्वेज आपकी क्या रहेंगी, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी और एक आपका रहेगा इंग्लिश। तो इन सब के बारे में अब बात करते हैं। नाउ रिटन में दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू बी मार्क्ड, but even in this there are 2 qualifying papers। these 2 papers are qualifying in nature। qualifying का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई ये 2 पेपर जो होते हैं ये 300 मार्क्स ईच के होते हैं एंड इसमें आपको 25% मार्क्स ही चाहिए। तो 25% मार्क्स अगर आपके यहाँ पे आ गए तो बाकी सारे पेपर से आपका मेरिट डिटरमाइन होगा। ये जो आपके सारे पेपर हैं दीज आर 250 मार्क्स ईच। तो मेंस का अगर टोटल देखा जाए तो 250 इंटू 7 आपका हो जाता है 1750 मार्क्स, राइट। एंड इसके बाद जो इंटरव्यू वाला फेज हमारा आता है तो इंटरव्यू वाले फेज का मार्क्स होते हैं 275 मार्क्स विच टोटल्स टू 2025 विच इज़ व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्ली ऑन कि भाई जो आपके फाइनल नंबर बनते हैं वो 2025 में से बनते हैं। तो आपके ये जो 1750 नंबर यहीं पे डिटरमाइन हो रहे हैं। These 1750 marks are what are essentially determining your, not rank, but whether you will get selected or not। रैंक आपकी इंटरव्यू काफ़ी हद तक डिटरमाइन कर सकता है, बट वेदर यू विल मेक इट टू द लिस्ट ये आपका मेंस के नंबर डिसाइड करते हैं। क्योंकि मेंस में आपके नंबर कम हुए तो मतलब लेट्स से यू हैव जस्ट क्वालिफाइड मेंस अबव द कट ऑफ, तो यू विल हैव टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल इन द इंटरव्यू में जैसे जनरली लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 215 नंबर थे हाईएस्ट। द हाईएस्ट दैट एनीबडी गॉट लास्ट ईयर वाज 215। इफ यू हैड गॉटन जस्ट अबव द मेंस का कट ऑफ you would have had to score 215 in order to make it to the list, right? But जो हाईएस्ट इंडिविजुअल है जिसने मेंस का कट ऑफ इतना बढ़िया क्लियर किया उसके 135-36 नंबर भी आ गए तो भी उनकी अंडर 100 रैंक आई है। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू दीप्ति रोहिला। तो दीप्ति रोहिला वाज एसोसिएटेड विद अस फॉर द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। दीप्ति रोहिला, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर,
ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया कर रही थी वो. शी स्कोर्ड almost 900 marks in mains and then 136 marks in the interview. Because of this, she ended up getting AIR 39. Even after 136 marks in the interview, she scored AIR 39. तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई कभी कभार इंटरव्यू में आपका उस दिन पे भी आपको स्केयर हो जाता है, उस दिन आप कॉन्शियस हो जाते हो, नींद नहीं आती है ठीक से, या मल्टीपल चीज़ें हैपन, एग्जाम एंग्जाइटी जिस चीज़ को बोलते हैं. तो डिस्पाइट गेटिंग वेरी लो मार्क्स, क्योंकि लोएस्ट अगर जाऊँ मैं इंटरव्यू में तो 110 के आसपास होता है, 110 to 215 ये रेंज आपका रहता है इंटरव्यू में. 136 इज़ वेरी क्लोज टू द लोअर एंड. इवन देन AIR 39. तो मेंस इज इंपॉर्टेंट इन दैट मैनर. तो मेंस के सिलेबस की हम बात करते हैं. मेंस के सिलेबस में 4 पेपर्स जो आपके GS वाले होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. ऑप्शनल एंड एसए के पेपर के बारे में अलग से हम देखेंगे. एसए के पेपर में देयर इज नो सेट स्पेसिफिक सिलेबस, तो उसके बारे में कोई बात करने का अभी के लिए कोई पॉइंट है नहीं. अभी के लिए देखते हैं मेंस का सिलेबस जो है आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो सारी चीज़ें आपके मेंस के GS1 में आ जाती हैं. उसके साथ साथ जियोग्राफी जो कि हमने प्रीलिम्स में भी किया था उसका थोड़ा और डिटेल, एंड इंडियन सोसाइटी. दिस इज मेंस ओनली. तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स के सामने मैं M लिख रहा हूँ, दीज आर मेंस ओनली सब्जेक्ट्स, दीज आर नॉट इन प्रीलिम्स, राइट. तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सोशल इश्यूज़ वाला जो पार्ट है ये मेंस ओनली है. पॉलिटी आपका प्रीलिम्स में होता है, गवर्नेंस प्रीलिम्स में होता है, इंटरनेशनल रिलेशन प्रीलिम्स में होता है. इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में भी होता है. एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, साइंस एंड टेक होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दीज आर मेंस ओनली सब्जेक्ट्स. GS4 पेपर जो है पूरा ये मेन स्पेसिफिक ओनली है. यहाँ पे आपको एथिकल थ्योरीज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, अप्लाइड एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स का मतलब कि भाई आपको ढेर सारी केस स्टडीज़ दे दी जाएंगी. आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप लेट्स से डिस्ट्रिक्ट के SP हो, तो भाई ऐसा दंगा हो गया तो फिर आप क्या करोगे, और उसमें फिर आपको डिटेल्ड तरीके से आंसर देना होता है. तो ये आपका मेंस का ओवरऑल एक सिलेबस का पिक्चर है. ऑप्शनल की बात करें तो देर आर अबाउट 42 ऑप्शनल्स. Correct me if my number is wrong, but you have 26 over here and then I think 18 languages. So the idea is इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल आपको चूज़ करना है. ऑप्शनल चूज़ करने का क्या क्राइटेरिया आप रख सकते हो इसके बारे में लेटर ऑन इन द वीडियो हम बात करेंगे. यू कैन सीक आउट दैट. राइट नाउ ये मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये 42 ऑप्शनल्स में से यू विल हैव टू चूज़ वन, एंड दैट ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कीप इन माइंड जो शुरू में हमने मार्कशीट देखी थी, मार्कशीट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है ऑप्शनल से. क्योंकि लेट्स से इन द ईयर 2017 आई हैड 279 marks in sociology. In this year I had 262. तो 20 एक नंबर का फ़र्क यहीं पे पड़ गया है, एंड उसके कारण a lot can happen. So there can be options which can make or break your game. So this is about your optional subjects. Language papers के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Language papers like we said these will be 300 marks each. एंड इसमें आपको 25% मार्क्स चाहिए. तो 25% ऑफ 300 आपका हो जाएगा 75 आपको मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई. एंड इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई दीज लैंग्वेज पेपर्स, तो आपके बाकी मेंस के पेपर चेक ही नहीं होते हैं. मतलब UPSC इतना बहुत क्लियर है कि भाई ये पेपर अगर आपने नहीं क्लियर किए हैं तो रेस्ट ऑफ द पेपर्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड. एंड इन पेपर्स में क्या आएगा, देयर विल बी कॉम्प्रिहेंशन. ये जो क्लास 10th 11th लेवल का वो नहीं होता था, इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर या रीजनल लैंग्वेज का पेपर, दैट यू आर गिवन अ कॉम्प्रिहेंशन एंड देन यू आर सपोज टू आंसर सम क्वेश्चंस, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. दे विल बी प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग इज कि भाई आपको एक बड़ा पैसेज दे दिया है, आपको उसको कंडेंस करके छोटे में लिखना है. देन पर्यायवाची, दो sorts of things, synonyms, antonyms, and you might have to write some short essays. So similar things will be in the Indian language paper. One extra thing that will be there is translation from English and from English to the language and from the language to English. So you can choose any of the schedule 8 languages over here. So that is what is all about the language papers. Now book list की जब हम बात करें तो book list since I think this video already is running into 30-40 minutes का territory, बुक लिस्ट अगर हम बात करेंगे तो आधा घंटा और यहाँ पे लग जाएगा. बट लाइक सिंस वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट, आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ दीज 3 वीडियोस
ये NCERT की बुक लिस्ट के लिए वीडियो है, ये कुछ 12-15 मिनट की है. This book list for prelims again 12 to 15 minutes, and this book list for mains video, this is about 25 to 30 minutes. So these 3 videos you can watch. यहाँ पे बहुत डिटेल में I have shared the book list for each stage of this exam for each of the subjects that we have just talked about. Right. So with that we'll move on to the interview pattern of this exam. Interview आपका जो stage है, इंटरव्यू स्टेज में क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट इज़ अ Q&A सेशन. नहीं, इट इज़ नॉट अ Q&A सेशन. नाउ यहाँ पे यूपीएससी ने भी ये स्पेसिफिकली बहुत मेंशन किया हुआ है यहाँ पे दैट द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू इज नॉट दैट ऑफ अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन बट ऑफ अ नेचुरल दो डायरेक्टेड एंड पर्पोजिव कॉन्वर्सेशन. माने कि कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो बट एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके या एक स्पेसिफिक जनरल आइडिया को लेके आप बातचीत कर रहे हो एंड वहाँ से फिर जहाँ बातचीत चलती है वहाँ आप लेके जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन वाइवा नहीं है ये. इट इज़ अ conversation, it is a personality test and which is something a lot of people don't understand when they come here. यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है, they want to judge the mental caliber of the candidate कि भाई आप कितना क्विक ऑन योर फीट हो, कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, स्ट्रेस में पड़ते हो तो कैसे डील करते हो उस चीज़ से. राइट आपसे मेंटल अलर्टनेस चेक करी जाएगी, क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, माने कि आपने 10 चीज़ पढ़ी तो उसका सार निकाल पाए क्या आपको समझ आया या आपको दिखा कि क्या हो रहा है. राइट सिमिलरली क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, माने कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं समझी हैं क्या आप उन्हें समझा पा रहे हो. एंड इफ़ यू कैन डू दीज थिंग्स यू जनरली स्कोर वेल इन द इंटरव्यू. बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, तो ये भी जज वहाँ पे हो जाती है. बिकॉज कीप इन माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू होता क्या है कि यू आर सिटिंग हेयर, देयर इज़ अ टेबल एंड ये टेबल पे आपके 5 members हैं. The chair will be the UPSC member and ये 5 लोग का individually they have more experience than you have lived life. माने कि एक इंसान को यहाँ पे 30 से 35-40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. आपने ज़िंदगी नहीं जी है इतनी जितना वो काम कर चुके हैं, तो फिर इनके सामने फट्टे मारोगे, आपको लगेगा कि मैं इनको बेवकूफ़ बना दूंगा, तो probably not going to work out for you. राइट तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि भाई आप स्पेशलाइज्ड या जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है आपकी इंटरव्यू में, वो आपकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है. यूपीएससी ने खुद बोला है. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? आई हैव टेकन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द नोटिफिकेशन इटसेल्फ. तो नोटिफिकेशन में ही यूपीएससी ने ये बोला है कि भाई आपका नॉलेज चेक नहीं हो रही है, इट हैज़ ऑलरेडी बिन टेस्टेड, बट आपने जिस भी चीज़ में कभी इंटरेस्ट लिया है, देखा है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसको आप कैसे बता पाते हो, उसका जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. विच इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट. राइट वाइवा नहीं है ये, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. राइट बिफोर वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स, एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स की हमने बात करी थी, वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप कोई भी जनरल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो प्रेफर that you do the static subjects first, history, polity, economy, geography, क्योंकि static subject से एक तो आपको reference point भी मिलता है. history is a subject that I generally recommend that you start with. क्यों? क्योंकि उससे क्या रहता है ना कि आपको एक brief background मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का, and because हमें कहानी सुनाई दे जाती है तो फिर उसके अंदर फिर मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी समझ पाता हूँ. क्योंकि देखो अगर आप पहले हिस्ट्री पढ़ोगे और फिर आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो a lot of things in polity will make sense to you. क्यों? क्योंकि why do we have the constitution that we have, why do we have the fundamental rights, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में डिस्कस हुई थी थ्रू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. नेशनलिस्ट लीडर्स इसी चीज़ को डिस्कस करते थे कि भाई अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिया डू वी वांट टू मेक. उस कारण से एक पॉलिटी जन्मी, उस कारण से एक इकोनॉमी जन्मी. राइट बिकॉज इनिशियली इंडिया वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी, माने कि इट वॉज नॉट फुल्ली कैपिटलिस्टिक, नॉट फुल्ली सोशलिस्टिक, मिक्सड. नाउ वी आर मोर कैपिटलिस्टिक दैन सोशलिस्टिक. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? आपके पॉलिटिकल सिस्टम से आई. तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो लाइफ विल बी वेरी वेरी ईजी. ज्योग्राफी इस ऑर्डर में ना पढ़ो, पहले पढ़ो, आगे पढ़ो, पीछे पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड इवन बिटवीन दीज 3 सब्जेक्ट्स आप किसी भी ऑर्डर में इन्हें पढ़ो, बट जनरली प्रेफर रीडिंग दैम इन before you read all the current affairs wala subject, because this will make it easier for you to understand other things. At the same time,
व्हेन यू आर रीडिंग एनी सब्जेक्ट, लेट्स से हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में सबसे पहले आप एनसीईआरटीज पढ़ो। एनसीईआरटीज के बाद आप बेसिक बुक्स माने कि लक्ष्मीकांत जैसी, देन यू लुक एट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को डे 1 से देखोगे तो पीवाईक्यू ऐसा सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू समझ ही नहीं आएगा कि मैं पूछ क्या लिया। विच इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एनसीईआरटीज पहले, फिर बेसिक बुक्स, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट देंगे एंड नोट्स हम बनाएंगे। फाइनली हर सब्जेक्ट के लिए एक फीडबैक एंड रिव्यू प्रोसेस आपका होना चाहिए। फीडबैक एंड रिव्यू का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है या आपका कोई सीनियर है तो उनको अपना टेस्ट एक बार दिखाओ, बात करो उनसे, या भाई कोई आपका ग्रुप है या अकेले तैयारी कर रहे हो तो यू नो ट्राई एंड लीव अ कमेंट ऑन आवर चैनल एंड लाइक विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू। द आइडिया इज, बहुत बार हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि भाई मैंने जो चीज़ करी है वो बिल्कुल सही करी है, बट वी हैव ब्लाइंड स्पॉट्स, राइट। सो ब्लाइंड स्पॉट इज द आइडिया दैट मुझे वो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही कि क्यों गलत हो सकती है, बिकॉज आई डोंट नो that I could make that mistake. So therefore feedback and review is also an important part of the process, right? Now for those of you that are interested, the UPSC Essential course is something that is also designed to help give you a lot of feedback as you are progressing through your UPSC journey. तो ये जो कोर्स है हमारा, this has live classes with access to recordings for 3 years from the start of the course. ये बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएगा। मीनिंग आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, पार्लियामेंट क्या है, XYZ, फ्रॉम देयर टू सॉल्विंग मेंस क्वेश्चंस, दिस कोर्स विल टेक यू। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस कोर्स हैज 3 years ऑफ मेंटरशिप। द आइडिया हियर इज लाइक वी डिस्कस्ड कि भाई बाय द टाइम यू गो फ्रॉम phase 1 where you're just starting to phase 7, you have already spent 2 years, right? phase 1 क्या था, मैंने आज पढ़ाई शुरू करी इन मार्च अप्रैल ऑफ 25, एंड phase 7 क्या था, रिजल्ट आ रहा है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट का लेट अस से इन अप्रैल ऑफ 27। 2 साल ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, एंड लाइक वी डिस्कस्ड कि बिफोर द रिजल्ट कम्स आउट यू विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, क्योंकि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। फॉर दैट रीजन वी हैव गिवन 3 years ऑफ मेंटरशिप विद दिस कोर्स, कि भाई आपको हर प्रीलिम्स के बाद ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे को मेंटरशिप और मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ, ये करूँ। एक अटेम्प्ट भी देने आप जाते हो तो जनरली दूसरा अटेम्प्ट आप प्रोसेस में घुस ही जाते हो, एंड थ्रू आउट वी रियली डोंट वांट कि भाई आपको कहीं और पैसा देना पड़े, क्यों हो, क्या हो, कैसा हो। वी वांट टू गिव यू every support that we can in order to clear this exam. This course also has a full test series for prelims and mains and CSAT. Everything is included in this, and the course has already started. So if you are interested, you can visit courses.upscprep.com and join the course from there. Right. So next let's talk about the ideal schedule. तो आइडियल शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो आइडियल शेड्यूल 2-3 लेवल पे हमारा होता है। आइडियल शेड्यूल एक तो होता है मेरा डे का, राइट, कि मेरे दिन में मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे मेरा दिन सेटअप है, एंड एक दिन के फिर मल्टीपल्स का, कि भाई मल्टीपल डेज एड अप टू अ वीक, अ मंथ, अ ईयर। सो दैट्स द आइडिया कि भाई हाउ डू यू गो अबाउट दीज थिंग्स। इवन हियर व्हाट आई बी डूइंग इज आई बी शेयरिंग अ प्रिंसिपल्स लेवल अप्रोच, कि भाई इन चीज़ों को आप दिमाग में रखते हुए अगर आगे चलोगे तो योर लाइफ विल बिकम ईजियर, बिकॉज इन दी एंड हर इंडिविजुअल का दिनचर्या अलग है, आपकी कंडीशंस अलग हो सकती हैं, एंड उसके कारण से आइडियल शेड्यूल अगर मैं बोल दूं कि नहीं 6 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करी तो नहीं होगी, नहीं होता ऐसे। देर आर पीपल हु स्टडी लेट एट नाइट एंड स्टिल क्लियर इट डज नॉट मैटर। कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि भाई कितना समय मुझे पढ़ाई में देना है, राइट। तो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फुल टाइम, माने कि आप तैयारी के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो, तो देन ट्रीट यूपीएससी प्रिपरेशन लाइक अ जॉब। माने कि 8-9 घंटे अगर आप नौकरी कर रहे होते तो यू वुड हैव गॉन फॉर वर्क, राइट। तो सिमिलरली 8 to 9 hours a day you should be studying if you are a full time aspirant, because अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो भाई ये एटलीस्ट आपको फुल टाइम नौकरी की तरह जब तक डील नहीं करोगे तो फिर वो सीरियसनेस भी नहीं आती है। सेकेंड, इफ़ यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब तो नेचुरली आपका फिक्स्ड आवर्स हैं कि भाई 8-9-10 घंटे आप ऑफिस में दे ही रहे हो, उसके बाद आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हो। तो 3 to 5 hours a day if you can give extended periods of time on the weekend is very very important then, and please keep in mind that you might have to say bye bye to your social life,
क्योंकि देखो टाइम की जब किल्लत रहती है इतनी, तो किसी ना किसी चीज़ को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू हैव चोजन टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जाम, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. नाउ इफ़ यू आर समबडी जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कुछ बीच बीच में कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट उठा लेते हो, फ्रीलांस करते हो, XYZ है, एक आध दिन अपना आप ऑफ रख सकते हो. बट यू नो अदर देन दैट यू विल हैव टू फिगर आउट कि भाई आपका मिक्स कैसा रहेगा. कि भाई जिन दिन आप फ्री हो यू ट्राई एंड प्रेप लाइक दिस, जिन दिन आप फ्री नहीं हो उन दिन यू ट्राई एंड प्रेप लाइक दिस. ये मिक्स वाला पार्ट है. आई थिंक दिस इज फ्रॉम अ सेपरेट स्लाइड, सो लीव दैट आउट. द आइडिया इज कि आइडियल डे पर से ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि भाई इस दिन इस तरीके से ही पढ़ाई करनी है, तभी होता है, तभी होगा, नहीं होगा. हमको पढ़ाई शुरू करनी है, राइट. देयर इज अ वेरी सिंपल आइडिया, वन डे और डे वन. तो जब भी मैं अपना दिन की तैयारी कर रहा हूँ, तो लेट्स से जब मैं तैयारी करता था तो आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 6 AM. तो 6 AM टू 9 AM क्या होता था, यहाँ पे मेरा वर्कआउट हो जाता था, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था, एंड सब कुछ होके 9 AM आई यूज्ड टू सिट टू स्टडी. 9 to 12, 9 से 12 एक स्टडी सेशन होता था. 1 घंटे का फिर ब्रेक होता था मेरा. 1 से 2 घंटे का मेरे ख्याल 12 से 2 इसके बीच में लंच भी हो जाता था. देन 2 से 5 का एक स्टडी सेशन हो जाता था, S1 स्टडी सेशन 2. देन 5 से 6 एक और ब्रेक, 6 से 8 सेशन 3, 5 से 6 इज ब्रेक. 6 से 8 के बाद 8 से 9 डिनर हो गया. एंड देन 9 to 10 रेस्ट, रीड, वट एवर फ्री टाइम है या आपका जो भी करना चाहो आप कर सकते हो. द आइडिया दैट आई वॉन्ट टू शेयर ओवर हियर इज कि जब भी आप अपना दिन प्लान कर रहे हो, प्लान द ब्रेक्स फर्स्ट, राइट. क्योंकि ब्रेक्स ज़रूरी हैं इंसान के लिए. होता क्या है कि जब मैं बिना ब्रेक के तैयारी करना शुरू करता हूँ, आई कॉन्स्टेंटली फील स्ट्रेस्ड आउट. क्योंकि 3 घंटे का सेशन है, 4 घंटे में खिंच गया, ठीक है. बट होता क्या है ना कि वी ऑल वॉन्ट टू डू थिंग्स. हमें 10 चीज़ें करनी हैं. मेरा एक इंटरेस्ट था, मुझे ये मतलब सीरीज़ देखनी है, मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, XYZ 100 डिफरेंट थिंग्स वी हैव इन आवर माइंड दैट वी वॉन्ट टू डू एंड परस्यू. इन ऑल ऑफ दिस इफ़ वी कीप पुटिंग इट ऑफ, तो फिर क्या होता है कि हमारे दिल में, मन में एक रिजेंटमेंट बनने लग जाती है कि यार ये क्या है ना, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, क्यों कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है. एंड उस कारण से फिर क्या होता है, हम अपना काम करना छोड़ देते हैं. व्हेन वी प्लान ऑन द अदर वे, विच इज़ वी प्लान विद द ब्रेक्स फर्स्ट, तो होता क्या है कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है. बिकॉज आई देन लुक एट कि भाई कोई बात नहीं, जो करना था वो सीरीज देखनी थी, मूवी देखनी थी, लंच ब्रेक है ना, लंच ब्रेक में एक एपिसोड देख लेंगे, ठीक है ना. रात को 1 घंटा एक वो एपिसोड देख लेंगे, शाम को 5 से 6 का ब्रेक है. तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू डील विद दीज सोर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. तो दिस इज द आइडिया व्हेन आई से दैट ब्रेक्स फर्स्ट, कि ब्रेक वाला पीरियड आपका जो है उसको सबसे पहले डिटरमाइन करो कि भाई लंच के अराउंड 1 घंटा अगर मुझे सोना है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ नैप लेने की ज़रूरत है तो भाई ऐसा कर सकते हो कि भाई 12:30 लंच कर लिया, थोड़ा जल्दी लंच कर लिया, एंड देन मतलब आधा घंटा 1 घंटा नैप ले लिया, फिर 2 से 5 पढ़ाई कर ली. द आइडिया हियर इज कीप दोज थिंग्स अलॉन्ग विद योर नेचुरल इंक्लिनेशंस. क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशंस से झगड़ना नहीं है हमें, उन्हें यूज़ करते हुए हमें आगे जाना है. विच इज़ वेयर बिल्डिंग अ रूटीन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रूटीन किस तरीके का, यू वेक अप एंड स्लीप अराउंड द सेम टाइम एवरी डे. अब उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 6 का 6 ही है, 6 का 6:15, 6:30 हो जाएगा, चलता है, 9 का 10 का 10:30, 11 हो जाएगा, चलता है. इतना मेजर वो फाइट नहीं है. बट द आइडिया इज अराउंड द सेम टाइम यू आर वेकिंग एंड स्लीपिंग, around the same time you're eating food, around the same time every day you're working out, and 8 घंटे की पढ़ाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे हो. क्योंकि अगर ये रूटीन बनता है ना तो फिर आदत हो जाती है. इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू डू दीज थिंग्स. अदरवाइज क्या होता है, मुझे हर बार अपने आप से झगड़ना पड़ता है कि अच्छा नहीं करते हैं ना, बनाते हैं ना, होता है ना, क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं.
एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ड्रेन अ लॉट ऑफ आर एनर्जी निकल जाती है, तो फिर पढ़ने बैठते हैं तो वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड. सो देयरफॉर रूटीन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्ग रन. फाइनली, रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की एक चीज़ होती है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, बट यू विल बी प्रैक्टिसिंग दिस. कि होता क्या है कि सारा दिन मैं पढ़ाई करके अब फिर रात को मैं फ़ोन लेके बैठता हूँ एंड मुझे लगता है कि भाई थोड़ी देर हम काम करेंगे, थोड़ी देर हम कुछ करेंगे, एंड इवेंचुअली इट जस्ट सो टर्न्स आउट कि इट इज़ नाउ 3 AM एंड पिछले 5 घंटे से मैं अपने फ़ोन पे रैंडम रीलें स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, बट लेकिन 5 घंटे निकल गए. क्यों? क्योंकि एक वीडियो और करते करते नाउ आई एम स्लीपिंग एट 3 AM, तो नेचुरली आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप एट 6 AM, एंड इफ आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप एट 6 AM तो फिर अगले दिन का शेड्यूल खराब हो गया, तो फिर उसके बाद फिर वो चलता रहता है. रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन इज द आइडिया कि भाई बिकॉज आई डिनाइड माई सेल्फ सो मच कि भाई ये नहीं देखना, यहाँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर जैसे ही मुझे मौका मिलता है आई लूज ऑल रिस्ट्रेंट. विच इज़ वाई, कमिंग बैक टू द बेसिक आइडिया, दिस इज द कोर रीजन वाई वी प्लान विद द ब्रेक्स फर्स्ट. कि ब्रेक हमारे दिन में ही है तो फिर मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करने का अर्ज थोड़ा कम होगा. बिकॉज कीप इन माइंड, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे उसका कोई इलाज नहीं है, बट उससे डील करना हमें सीखना है. राइट, सो विद दैट लेट्स कम टू एक आइडियल वीक के बारे में. आइडियल वीक में हमें क्या करना है कि भाई दिन में अगर हम देख रहे थे, दिन में हम देख रहे थे कि भाई 8 hours ऑफ स्टडी हम कर रहे हैं पर डे, तो 6 days a week मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो रफली 48 hours ऑफ स्टडी आई शुड बी एबल टू डू इन द वीक. तो अराउंड 50 घंटे का आप एम लेके चलो. किसी दिन कुछ ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, संडे को न्यूज़पेपर पढ़ लिया बराबर हो जाएगा मेरा, बट कीप 1 day ऑफ इन द वीक. क्योंकि एक दिन ऑफ नहीं रखोगे तो आपको रेस्ट एंड रिचार्ज करने को नहीं मिलेगा, एंड देन यू विल स्लोली स्टार्ट रिजेंटिंग प्रिपरेशन. प्लीज़ कीप इन माइंड, बार बार हम इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, दैट इवन इफ यू आर क्लियरिंग इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू आर गोइंग टू टेक 2 years. तो वो 2 साल अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना ब्रेक के, बिना एक दिन की छुट्टी के मैं काम कर लूँगा, नहीं होता. प्रैक्टिकली देखो इस चीज़ को, प्रैक्टिकली समझो. एक दिन की छुट्टी लो, वो एक दिन आप डिटरमाइन करो आपको मंडे को लेनी है, संडे को लेनी है, वेंसडे को लेनी है, वॉट एवर इट इज़, बट 1 day if you take off, you will feel more refreshed and energized to come back to studies after it, right? Again, ideal week में treat it like a full time job. 8 घंटे दिन के, वर्किंग कैंडिडेट्स 3 to 5 hours a day, बिकॉज उनके लिए सेकेंड जॉब है. रेस्ट एंड रिव्यू, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक रिव्यू का शेड्यूल हमको बनाना है. तो डेली बेसिस पे क्या हो सकता है कि जैसे ये हमने डे का शेड्यूल देखा था कि भाई डिनर के बाद ये जो आधा घंटा है या जो स्टडी सेशन 3 है, इसमें हमने थोड़ा रिव्यू कर लिया कि भाई आज दिन में क्या किया था और क्या कर सकते हैं, XYZ. लास्ट का 1 घंटा हमने रिविजन कर लिया दिन का. और व्हाट वी कैन डू इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो मंडे टू फ्राइडे जो भी चीज़ें हमने करी हैं वो हमने सैटरडे को रिविजन कर लिया उसका, संडे को हमारा ब्रेक हो गया. द आइडिया इज एग्जैक्टली दिस कि रिविजन हैज़ टू बी बिल्ट इन टू योर शेड्यूल, एंड इट कैन बी 1 hour per day और 1 day per week. अप्रॉक्स आइडिया आपका वही चल जाएगा कि भाई 6 से 8 घंटा अगर आप रिविजन कर रहे हो. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि भाई रिविजन कैसे करनी है, रिविजन की क्या टेक्निक्स रहते हैं, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट इन द लेटर सेक्शन, जो कि इफ यू वांट यू कैन स्किप राइट देयर. सो द आइडिया इज कि रिविजन वी हैव टू बिल्ड इन टू आवर शेड्यूल. क्यों? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना कुछ करना है कि भाई अगर तरीके से नहीं करोगे you will start forgetting things, and then that stress starts becoming more and more heavy on our head. तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्किल सेट की कि there are some soft skills and hard skills that you require for success in civil services exam. And soft skills हमारी क्या है? Number 1, you have to be comfortable with taking some risk. क्योंकि देखो prelims में irrespective of आपने कितनी पढ़ाई करी है, क्या किया है, नहीं किया है, nobody knows enough to pass एज इज़ कि भाई मैं बस जाऊँगा, मैं जो मेरे को सारी चीज़ें आती है वो मैं करके आ जाऊँगा. नहीं, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और कंफर्टेबल होना पड़ेगा वो रिस्क लेने से. सेम विल बी द केस विद मेंस कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं, ये चीज़ें रिस्क लेने वाली हैं. कंफर्टेबल आपको थोड़ा इसमें होना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न. बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं,
when you are starting you do not know a lot of things and that should be okay. इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेचुरल जीनियस यहाँ पे नहीं है. दिस इज समथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट. अबव एवरेज अगर आपका IQ है, आप सीखने की इच्छा रखो बस, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सक्सेस इन दिस एग्जाम. थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, irrespective of the fact that even if you have done everything right, you will have to deal with some or the other failure. And जितना ज़्यादा आप used to हो जाओ for treating failure as feedback, treat failure as feedback and you will make a lot of progress in this exam. But if you treat failure as a judgment, माने कि अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं आए तो आप फेलियर हो, आप बेवकूफ़ हो क्योंकि नहीं है, अगर ऐसे सोचोगे तो सरदर्द होगा और आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 आई कैन गारंटी यू आप तैयारी छोड़ दोगे. बट अगर आप टेस्ट में ख़राब नंबर आते हैं एंड यू थिंक ऑफ इट एज कि भाई अच्छा टेस्ट में नंबर ख़राब आए हैं तो मतलब इस सब्जेक्ट की तैयारी मेरी अभी पूरी नहीं है, तो मतलब शायद पेपर या वो जो किताब थी उसको दोबारा पढ़ते हैं. इफ़ यू टेक इट एज फीडबैक, it is going to be very very useful for you in the long run, because learning how to learn, risk and failure, ये चीज़ें constant आपकी companions रहेंगी through this process. There will be some hard skills that you will also require. Hard skills क्या? You will require how to read well, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे through the course of this exam. I think मैं book list का एक बार अंदाज़ा लगाया था तो 5 से 6,000 पेज आपको पढ़ने हैं. These are all the books, NCERTs, could be more. 6,000 पेज, बहुत चीज़ें आपको पढ़नी हैं, तो चीज़ें पढ़ने की भी एक कला होती है, ये हम सीखेंगे. Then writing is going to be a very very important and critical skill for you. ChatGPT ने ज़िंदगी आसान कर दी है बहुत सारी चीज़ों में, but in the exam you will not have ChatGPT, तो you need to learn to write well, write in clear, simple and क्रिस्प मैनर. तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी. फाइनली एनालिसिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कोर एंड इंपॉर्टेंट स्किल. एनालिसिस क्या होता है कि जैसे कि इस वीडियो में हमने क्या किया है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के वेरियस पार्ट्स को हमने तोड़ दिया है. ईच पार्ट ऑफ दिस मतलब एग्जाम कैन बी टॉक्ड अबाउट एट लेंथ इन 1-1.5 घंटे का वीडियो, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सिंगल वीडियो, तो वी विल कट थ्रू अ लॉट ऑफ जंप थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट द एनालिसिस इज कि एक एक पार्ट को हमने तोड़ के देखा है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इस पार्ट में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. समटाइम्स इट विल हैपन कि अच्छा ये वाली स्किल उस पार्ट में भी चाहिए थी, इस पार्ट में भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें हम साथ में कर सकते हैं. दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इन द बिगिनिंग आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, बट ओवर टाइम थिंग्स विल बिकम ईजियर. एंड जस्ट लाइक कि भाई राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है अभी, या रीडिंग स्किल नहीं है आपकी अच्छी अभी, ओवर टाइम यू विल डेवलप दीज थिंग्स एज यू गो अलोंग. तो रीडिंग में जैसे कि अगर बेसिक बात करें, देर इज स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होता है? स्किम होता है मैं बस किताब के पन्ने पलट के एक बार देख लिया कि अच्छा क्या लिखा है, चैप्टर के नाम क्या हैं, कैसे हैं. स्कैनिंग में क्या है कि भाई मैं थोड़ा और डिटेल में चला गया कि भाई एक आध चैप्टर के पहला पेज पढ़ के देख लिया कि अच्छा क्या क्या बोलना चाह रहा है, या लास्ट में कुछ समरी पेजेस हैं तो वो देख लिए. इंटेंसिव रीडिंग है कि मैं एक किताब को उठाया, मैं कवर टू कवर उसको पढ़ा, उसमें नोट्स बनाए और डिटेल में गए. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि एक किताब जब मैंने 4 बार 5 बार पढ़ ली है, तो देन इन ऑर्डर टू मेक माई नोट्स मोर कंप्लीट, आई एम नाउ रेफरिंग टू मल्टीपल अदर सोर्सेज एंड कंपेयरिंग कि भाई अच्छा लक्ष्मीकांत ने अगर ये बोला था तो फिर वहाँ क्या बोला था, कैसा बोला था. ये वाली चीज़ वेरी वेरी लेट इन द एग्जाम आपको यूजफुल रहती है. इंटेंसिव रीडिंग इज वॉट यू विल बी डूइंग अ लॉट इन दिस एग्जाम. Skimming and scanning at times you will be doing for current affairs, right? Writing की अगर बात करें तो level 1 is descriptive writing. Descriptive writing क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूँ कि what is a chair या what is a table, तो how many, let's do this very simple exercise. Take a moment, think about it, write down how many things, or what is a table, or what are the different kinds of table. राइट, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितनी काइंड ऑफ टेबल आपको ध्यान आई. एंड
take a moment to pause the video here and write these down, because I do hope that you've done that, and जिन्होंने नहीं किया but सोचा भी है अगर इसके बारे में, तो हाउ मेनी ऑफ यू थॉट ऑफ एक्सेल की टेबल्स, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट फर्नीचर के अलावा एनी अदर काइंड ऑफ टेबल? तो जब हम एनालिटिकल राइटिंग पे आते हैं तो ये वाली चीज़ हम समझते हैं ज़्यादा कि भाई टेबल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चेयर और टेबल वाला, अब चेयर और टेबल जब हम बात करने लग जाते हैं तो एकदम फर्नीचर का आ जाता है कि देयर इज square table, a rectangular table, a high table, a low table, XYZ, but there is also a Excel table. There are multiple other these kinds of tables. Database is a table. तो ये जब हम बात करते हैं तो that is when we've reached the second level of writing. तो descriptive writing से आगे आके analytical writing, this is what is required for you in mains. Then analysis, like we've discussed right now, कि शुरू में आपको एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है बिकॉज यू डोंट नो कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं. तो आज जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू विल सी मी एनालाइजिंग दिस एंटायर पेपर, एंड देन एज यू गेन मोर नॉलेज एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, यू विल ऑल्सो बी एबल टू एनालाइज थिंग्स बेटर, राइट? सो एक और चीज़ यहाँ पे बेसिक आपको ध्यान रखनी है कि लर्निंग कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती. लर्निंग हमेशा ऐसे होती है कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर एकदम से आई विल पुट इन सम हार्ड वर्क एंड देन गेन अ लॉट ऑफ एबिलिटी, बट फिर से मैं प्लेटो कर जाऊँगा, फिर स्ट्रगल, फिर से एकदम हार्ड वर्क आएगा एंड देन फिर स्ट्रगल. तो लर्निंग मोस्ट चीज़ों के साथ ऐसे ही होती है. ओवर टाइम अगर मैं देखूँ तो मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, बट ऑन द डे टू डे कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, एंड दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड यू शुड बी ओके विद दैट. तो स्किल्स की इतनी बात कर ली, तो अब आ जाते हैं हम आंसर राइटिंग पे कि भाई कब हमें शुरू करनी है, कैसे लिखना है, एंड इवैल्यूएशन कैसे करवाई जाए इसकी. तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि भाई आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें. सो दिस इज द कार्टून दैट आई शो, दिस इज द कार्टून दैट आई ऑल्सो शो इन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज, बिकॉज एवरीबडी कीप्स आस्किंग मी कि हाउ डू आई स्टार्ट आंसर राइटिंग. ऐसे लिखो बस, टेक अ पेन, टेक अ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग. गलती करोगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट इज स्टॉपिंग अस इज द फियर ऑफ राइटिंग बैड आंसर्स, कि भाई मैं शुरू में एक घटिया आंसर लिख दूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, आई विल स्टार्ट थिंकिंग लो अबाउट माई सेल्फ, विच इज़ वाई आई सेड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट कि भाई यू हैव टू लर्न टू टेक सम रिस्क, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर एज फीडबैक. फेलियर ऐसा मत देखो कि आप फेलियर हो, इट मीन्स कि आपका स्किल नहीं है अभी, स्किल इंप्रूव हो जाएगा, बट उसके लिए पता तो चले कहाँ खड़े हो. तो गेट स्टार्टेड. इफ़ इट हेल्प्स, थिंक ऑफ इट एज कि भाई पहले शुरू के 5, 10, 50 आंसर आप लिख रहे हो, फर्स्ट 25 आंसर्स ट्राई टू राइट बैड आंसर्स. इंटेंशनली कोशिश करो कि मैं खराब आंसर लिखूं ताकि आपको ये तो पता चले कि ये खराब है और क्यों खराब है. क्योंकि एक बार ये चीज़ समझ आ गई, यू विल बी अहेड ऑफ 90% ऑफ द कॉम्पिटिशन, दिस मच आई कैन टेल यू. क्योंकि 90% ऑफ द कॉम्पिटिशन यहीं रुक जाता है, वो दे डोंट पुट पेन टू पेपर, राइट? तो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, कब आंसर राइटिंग हमें शुरू करनी है. नंबर 1, वेन एवर यू हैव डन अ सब्जेक्ट, माने कि आई हैव रेड हिस्ट्री और आई हैव रेड पॉलिटी और इकोनॉमी और वट एवर सब्जेक्ट, वंस आई हैव डन द सब्जेक्ट देन ट्राई एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. ईजी क्वेश्चन से शुरू करो, सीधा मेंस के क्वेश्चन मत उठाओ, क्योंकि हायरार्की ऑफ नॉलेज की जैसे हमने बात करी थी, तो बेसिक लेवल की नॉलेज अगर हमारे पास अभी गेन करी है और एकदम से लेवल 5 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो वो सर के ऊपर से जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि एनसीईआरटीज के एंड्स पे, चैप्टर के एंड पे देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आर गिवन. ट्राई एंड राइट दोज क्वेश्चंस. लेवल 1 ऑफ आंसर राइटिंग की जो हमने बात करी थी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे विल बी, बट स्टार्ट राइटिंग. वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू विल स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट एंड इट विल बिकम ईजियर ओवर टाइम. सेकेंड, गेट सम फीडबैक ऑन योर आंसर्स. अब ये किसी से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन द बिगिनिंग. इट कैन बी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इट कैन बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, इट कैन बी फ्रॉम योर people who are preparing with you, if you have some mentors, if you've joined some course, just get feedback regularly. क्यों? क्योंकि होता क्या है, when we write, तो we think we have done the best job possible. क्योंकि अगर we could have done better, तो we would have written it on paper, right? When we write, we think we have done the best job possible, but a lot of things are missing, and
when we show it to others, तो then they point out the very basic mistakes from our writing. थिंक ऑफ राइटिंग एज अ स्किल. जितना फीडबैक लोगे, जितनी बार मतलब गलती करके सीखोगे, उतना आप इम्प्रूव करोगे. एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्नड एंड विल इम्प्रूव विद टाइम द मोर यू प्रैक्टिस. तो ये 2 प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं. शुरू जब भी सब्जेक्ट कर लो उसके बाद करना, क्योंकि सब्जेक्ट किया ही नहीं है तो क्वेश्चन देख के सर के ऊपर से जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा. डोंट डू दैट. सेकेंड, गेट सम फीडबैक. कमिंग टू नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो शुरू में व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट रीडिंग, डोंट मेक नोट्स. नो नोट्स. क्योंकि when you're reading for the first time, everything will seem important. Everything will seem like अच्छा ये भी लिख लेता हूँ ये. And what will happen is you will write down the entire book in your notebook, which is going to be a waste of time and effort because you are not going to read that again. Now there is a distinction that I want to make over here. There are running notes and then there are final fair notes. Fair notes का क्या idea है कि these are the notes that I want to use at the time of revision for my final exam preparation. Running notes make as much as you want, because a lot of the times what happens is that we think better clearly while we are reading a subject if we keep noting things down. But don't think of that I'm just noting things down and these are going to be my final notes. क्योंकि again hierarchy of knowledge के बारे में ध्यान रखो कि जब आप level 4 और 5 पे knowledge पे खेल रहे हो, when I'm thinking about कि okay how effective is the parliament and keeping a check on the executive, तो तब level 1 का जो knowledge है is for granted, meaning I don't have to think about the fact that parliament is made up of Lok Sabha, Rajya Sabha and president. When I'm reading it for the first time, this will seem like very important information for me कि भी president भी यहाँ पे है. After 6 months, it will be a given. तो therefore, don't make notes in the first go. यहाँ पे भी principles कि अगर हम बात करें तो नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन हमें करना है. ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करना है? यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस. तो यहाँ पे जब हम नोट्स बनाएंगे अपने, तो मेंस का जो सिलेबस है हमारा, यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, दैट इज अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस दैट यूपीएससी हैज गिवन. मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहा हूँ. लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि भाई गवर्नेंस में देयर इज अ टॉपिक विद इन द सिलेबस विच मेंशंस कि भाई स्कीम्स, देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड जनरल पिटफॉल्स. अभी ये लक्ष्मीकांत में मिल रहा है, लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाओ, कहीं और से मिल रहा है, कहीं और से नोट्स बनाओ. द आइडिया इज दैट आई वांट टू मेक नोट्स एज पर द सिलेबस एंड नॉट पर बुक और मंथ का क्या बात है यहाँ पे कि करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनते हैं. करंट अफेयर्स के नोट्स में क्या प्रॉब्लम होती है जनरली अ लॉट ऑफ द टाइम्स इज दैट पीपल स्टार्ट मेकिंग कि भाई जनवरी मंथ का नोट्स आई एम मेकिंग नाउ, तो जनवरी में 5 थिंग्स हैपेंड. द प्रॉब्लम विद दिस इज कि वेन एवर आई एम मेकिंग नोट्स लाइक दिस, तो let's say January में there were some things which mentioned कि inflation is very high और US China trade war हो गया, XYZ हो गया. Now April में दोबारा सेम चीज़ पे टॉपिक आ रहा है. April में again there was a conversation around that fact. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि when I'm making notes as per the month, तो जनवरी का वो नोट था, it is also relevant for that April May का जो मंथ का नोट था, but I can't find them again. And because I can't find them again, both of those notes are going to be useless, क्योंकि जब मुझे यूज़ करना है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक साथ चाहिए. Therefore, if I make, let's say, international relations, India China या US China, वहाँ पे अगर मैं वो जनवरी का एक लाइन लिख दिया, मार्च मई अप्रैल का एक लाइन लिख दिया, तो देन बार बार जब भी कोई नया अपडेट होता है, आई कैन फाइंड इट देयर, विच इज़ द आइडिया that make notes as per the syllabus rather than as book or month. Now notes क्या क्या करने हैं, अलग अलग चीज़ें हमें नोट करनी है. मेंस के टाइम पे एनालिसिस जो होगा हमारा वो नोट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत की, तो बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ, बैटल ऑफ पानीपत में जीता कौन, हारा कौन, से ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई बैटल ऑफ पानीपत का इम्पैक्ट क्या हुआ. तो ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये हमारे मेंस के नोट्स के लिए यूजफुल रहेगा.
करंट अफेयर्स के लिए जब हम नोट बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी फैक्ट ड्रिवन। फैक्ट ड्रिवन माने कि तब हम नोट करेंगे कि अच्छा सरकार ने ये नया पर्टिकुलर जेट फाइटर लिया है, जेट फाइटर के 2-3 लाइन लिख ली, खत्म, डन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के ये जो फैक्ट्स हैं ये 2 जगह इस्तेमाल होंगे, एक आपके प्रीलिम्स में सीधा और एक एज एग्जाम्पल्स इन योर मेंस आंसर्स, राइट। तो इसलिए करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं दे विल बी वेरी फैक्ट ओरिएंटेड, 1 लाइन 2 लाइन इस तरीके से हमारे बनेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो ये है कि भाई जब भी मैं टेस्ट में कोई गलती कर रहा हूँ उसको मैं नोट डाउन करूँ, क्योंकि गलती कर दी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक गलती बार बार अगर मैं कर रहा हूँ तो वो सही चीज़ नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है, दैट वंस आई हैव मेड अ मिस्टेक आई नोट डाउन कि अच्छा दिस वाज द फैक्ट दैट आई हैड फॉरगॉटन, या ये कॉन्सेप्ट मुझे जब मैं वो पेपर दे रहा था पॉलिटी का, इकोनॉमी का, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया था। तो उस कॉन्सेप्ट को आपने एक अलग जगह से नोट करके रख लेना है, क्योंकि अगली बार फिर आप जब टेस्ट दोगे उसी सब्जेक्ट का तो देन आई विल रीड माई मिस्टेक्स फ्रॉम लास्ट टाइम, सो दैट ईच टाइम आई एम गिविंग अ टेस्ट आई एम इम्प्रूविंग फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। दैट इज द एंटायर पर्पज ऑफ मेकिंग नोट्स। फाइनली द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई नोट्स एक बार बना लिए उनको दोबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार नोट बना लिया और बस मतलब मेरा काम हो गया। नोट्स को कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करना है, कॉन्स्टेंटली उनको छोटा करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप वो लेवल ऑफ नॉलेज पे ऊपर बढ़ते जाओगे बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट हो जाएंगी। कि मुझे आर्टिकल 368 व्हेन आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट सीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ आफ्टर हैविंग गिवन 6 attempts, having taught people, Article 368 is fixed. मुझे पता है it talks about amendment of the constitution and it's fine. I don't need to write it down anywhere because it is so embedded in my memory. तो अब अगर मेरे नोट्स में कहीं आर्टिकल 368 का डिटेल कुछ लिखा है तो वो पार्ट मैं काट के फेंक दूंगा और वहाँ बस सीधा लिखूंगा आर्टिकल 368 4 पॉइंट खत्म, डन। कि क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम था, किस बारे में आर्टिकल 368 की बात हो रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इन द बिगिनिंग आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, बट जैसे जैसे आप चीज़ें रिपीट करोगे तो दीज थिंग्स विल बिकम रिडंडेंट एंड देन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर नोट्स। क्योंकि देखो इवेंचुअली क्या होगा ना, मेंस की तैयारी से पहले आपके बनेंगे माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स में क्या होगा कि कुछ शब्द, कुछ लाइन, कुछ एग्जाम्पल्स ही आपने अपने आप को दिए हुए हैं एंड दोज आर हेल्पिंग यू रिमेंबर एवरीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज द एंड गोल, but that is something that will require 2, 3, 4 rounds of revision of your notes also. So जल्दबाजी नहीं करनी है, फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। रनिंग नोट्स इफ यू मेकिंग इट्स फाइन, बट ओवर टाइम these things will happen. Now coming to optional. Now earlier in the video we talked about कि भाई optional is a very very important thing, कि भाई आपका जो choice है optional subject का it is going to impact a lot, क्योंकि optional में let's say for example some optionals में you can score as much as 375, whereas some optionals में the max that you score is 320. Now everybody would be like कि भाई फिर मैं 375 वाला ऑप्शनल ही क्यों ना लूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो 320 वाला ऑप्शनल है इसमें क्या है, ये मैं सिलेबस कवर कर सकता हूँ 4 months में, बट ये 375 वाला है ऑप्शनल, इसको कवर करने में मुझे लगेंगे 6 या 7 months, एंड दिस विल बी अ हार्ड सब्जेक्ट, दिस विल बी अ रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट। तो गिव एंड टेक होता है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि भाई 375 वाला ही करना है। मे बी इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2027 मे बी यू कैन गो फॉर 375 वाला इफ यू वांट। व्हाट दैट ऑप्शन इज, इट इज़ मैथमेटिक्स, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई अगर मैथमेटिक्स वैसे ही पल्ले नहीं पड़ रही थी, एंड पर्टिकुलरली आई वुड रिकमेंड कि भाई ऑप्शनल ऐसे हल्के में नहीं लेना कि भाई नहीं इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं तो ये ले लेंगे। थोड़ा रिसर्च करना है इसके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो 3 पैरामीटर्स पे आपको देखना है। नंबर 1, सब्जेक्ट आपको कितना पसंद है। अफिनिटी का मतलब लाइकिंग, हाउ मच डू यू लाइक द सब्जेक्ट, बिकॉज इफ यू हेट मैथमेटिक्स एंड यू हैव चोजन दिस ऑप्शनल जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल कैन स्कोर अप टू 375, you will give up after 2 months. In the optional subject, you require a detailed understanding, and if you don't like reading that subject, you will give up. So therefore, the most important choice is that you should like the subject. Liking के basis पे आप short list एक बना सकते हो। तो of the 42 subjects that we had seen earlier, एक short list of 3 to 4 subjects आप बना लो,
एंड उसके बाद फिर हम सेकेंड और थर्ड क्राइटेरिया पे आएंगे. सेकेंड क्राइटेरिया हमारा है कि भी ठीक है, मेरे को ये पसंद है सब्जेक्ट्स. इट कुड बी द योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इट कुड बी सम अदर सब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिविल इंजीनियर बट आई वॉन्टेड टू स्टडी सोशियोलॉजी, सो देयरफॉर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स मैंने कुछ अपने लिए चूज करे थे. फिलोसफी भी मैंने किया था, बट अगेन सेकेंड क्राइटेरिया के कारण फिलोसफी मेरा आउट हो गया. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि भाई क्या मुझे इसके लिए रीडिंग मटेरियल मिल रहा है. रीडिंग मटेरियल माने कि मुझे कोई कोचिंग मिल रही है इसके लिए. एम आई गेटिंग सम रेडी मेड नोट्स फॉर दिस, और आर देयर सम क्लासेस दैट आई कैन डू, और सम यूट्यूब लेक्चर और समथिंग. क्योंकि इफ आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन दिस सब्जेक्ट एंड देन आई एम चूजिंग इट एज एन ऑप्शनल, तो देयर विल बी एन एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉलेज, राइट. एंड half-baked knowledge that I'm doing things by myself can sometimes be counterproductive and can like just increase the number of attempts that you take to clear civil services exam. So for example, when I started preparing 2014 में, there were not a lot of optional teachers. Sociology का there was, political science का there were, anthropology was like starting to become very popular back then, geography was there, public administration was there, philosophy, one of the options that I liked. There was no coaching for that at that time, or no coaching that I knew of. Maybe there existed. तो that's the idea कि भैया पढ़ूँ कहाँ से नहीं पता, तो फिर वो ड्रॉप हो गया. थर्ड comes to the scoring potential और time required, कि जो ऑप्शनल आपका जितना बड़ा हो जाता है, एंड ये कैसे पता चलेगा कितना बड़ा हो जाता है, ये आपको एक बार सिलेबस जाके देखना है, एंड जस्ट ट्राई एंड लुक फॉर टॉपर इंटरव्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल. आपको क्या करना है, यू हैव टू गूगल कि भाई एक्स ऑप्शनल यूपीएससी 2023-24 टॉपर. जैसे ही आप ऑप्शनल यहाँ पे अपना लिख दोगे तो आपको बहुत सारे हिट्स आ जाएंगे, एंड उस टॉपर की बात जाके आप सुनो करो, वो सबसे पहली चीज़ आपको यही जनरली बताएंगे कि भाई कितना समय लगता है इसको करने में. तो इस बेसिस पे अपना ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स. इन द बिगिनिंग, शुरू में ही हमने ये थोड़ी बात कर ली थी कि भाई करंट अफेयर्स कितना करना है, क्या करना है. तो लेट्स से दैट यू गिविंग 2026 का अटेम्प्ट, यू विल बी डूइंग दैट इन मे ऑफ 2026. तो फ्रॉम अप्रैल ऑफ 2025 टू मे ऑफ 2026, 12 से 13 महीने जो हैं, ये बेयर मिनिमम आपको करने हैं. 12 to 13 months. इफ़ यू हैव मोर टाइम तो ऑब्वियसली आप 18 months तक जा सकते हो, बट मोस्टली 12 से 13 महीने का करंट अफेयर्स इफ़ यू हैव डन, यू विल रियलाइज कि मोस्ट थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ एक चीज़ आपको समझनी है विच इज़ कॉल्ड द न्यूज़ साइकिल, राइट. तो न्यूज़ साइकिल का क्या आइडिया होता है कि भाई चीज़ें कुछ है ना ज़िंदगी में रिपीट होती हैं, तो हमें एक बार हमने उसका न्यूज़ साइकिल पूरा देख लिया, तो देन दैट रिपीटेशन मेक्स अ लॉट मोर सेंस टू अस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं साल में, राइट. देयर इज द बजट सेशन, देयर इज द मॉनसून सेशन, एंड देयर इज द विंटर सेशन. In any 12-month cycle, you will have these 3 sessions. And once I have seen one session, तो then when I come to the next session, तो फिर वो जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई पार्लियामेंट में हुड़दंग हो गया, स्पीकर का ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हाउस को प्रोरोग कर दिया, एडजर्न हो गया, ये हो गया. अ लॉट ऑफ दीज वर्ड्स विल सीम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, बट अभी सेकेंड सेशन हो गया, सेम वर्ड्स वी आर रीडिंग. थर्ड सेशन हो गया, सेम वर्ड्स वी आर रीडिंग. एंड लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि even if you're clearing it in your first attempt, your result will be coming in April of 27. तो 2 साल में आपका 2x न्यूज़ साइकिल ये हो जाएगा. तो a lot of things have a 3-month, 4-month news cycle, some things have 1-year cycle. तो once you have done 12 to 13 months of current affairs, you will have done enough news cycles to understand कि भाई क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है. Now न्यूज़पेपर कवर करने के 3 आपके बेसिक तरीके होते हैं. करंट अफेयर्स कवर करने के 3 बेसिक तरीके होते हैं. वन इज यू रीड द न्यूज़ पेपर ऑन अ डेली बेसिस एंड यू मेक नोट्स. नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर somebody who's just beginning preparation, दिस इज द थिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जस्ट न्यूज़पेपर को पढ़ो डेली, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी. जस्ट रीड द न्यूज़पेपर डेली, बिकॉज reading the newspaper is not just about current affairs in the beginning, it is also teaching you how to think about that
particular topic, that subject, and a lot of things you will learn just from reading the newspaper. Once you are comfortable with your subjects, you have done all the GS का subjects, static आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन फिर ये करंट अफेयर्स वाला जब चॉइस आता है कि अब मुझे करंट अफेयर्स करना है, अभी आप न्यूज़पेपर रीडिंग से नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, नाउ आई एम डूइंग करंट अफेयर्स. इन सच अ केस व्हाट डू आई डू? देन आई हैव दिस चॉइस. कंपाइलेशंस क्या है? थिंग्स लाइक PT 365. तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, विजन IAS है, फोरम IAS है, इनसाइट्स IAS है, बहुत सारे दे कम आउट विद दीज सॉर्ट्स ऑफ कंपाइलेशंस. तो कंपाइलेशन क्या करता है? कंपाइलेशन कुछ नहीं कर रहा है आपका कि वो साल भर का जो करंट अफेयर्स है उनको सब्जेक्ट वाइज दे देगा. कंपाइलेशन में आपको क्या मिलेगा? पॉलिटी लास्ट 1 ईयर का क्या हुआ, इकोनॉमी लास्ट 1 ईयर का क्या हुआ, सोसाइटी लास्ट 1 ईयर का क्या हुआ. मंथली मैगजीन में क्या होगा? जनवरी में पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, साइंस एंड टेक, इन सब में क्या हुआ वो जनवरी का आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा. At later stages of this exam, when you have prepared enough, current affairs कर लिए, तो then monthly magazine and compilations आप choose कर सकते हो. But in the beginning, stick to the newspaper. Don't worry about making notes. बाद में notes बनाने का झंझट झेल लेंगे. 12 महीने हमें करना है. Prelims in May of 26. So then current affairs will be doing from April of 25. Notes लेटर ऑन आएगा जब हमने एक बार स्टैटिक पोर्शन कर लिया है. देन वी विल टॉक अबाउट मेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स, बिकॉज इवन करंट अफेयर्स को सिर्फ एक बार पढ़ना पॉइंटलेस है, याद नहीं रहेगा तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. बट प्लीज कीप इन माइंड इट विल एड वैल्यू आफ्टर यू हैव डन द बेसिक्स. बेसिक्स से पहले करने की इसको कोशिश करोगे तो सर के ऊपर से बहुत सारी चीज़ चली जाएगी, एंड लाइक जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन नोट मेकिंग, एवरीथिंग विल सीम इंपॉर्टेंट which defeats the purpose. तो अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की कि भाई कितने टेस्ट देने हैं, कब टेस्ट देने हैं, क्या करनी है चीज़ें, इनके बारे में देखें. तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? सेम. शुरू कब करना है मुझे? आफ्टर आई हैव डन अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट कर लिया है, उसके बाद आफ्टर 1 राउंड ऑफ रीडिंग यू गिव टेस्ट एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है और सीधा आप कोशिश करोगे तो फिर वो सर के ऊपर से जाएगा एंड इट विल डीमोटिवेट यू. रीड द बेसिक्स, NCERT करो, एक बार रेफरेंस बुक करो, एंड फिर अब सेकंड रीडिंग से पहले आप टेस्ट दो, PYQ करो, सारी चीज़ें करो. वंस यू हैव डन 1 राउंड ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपने एक बार कर लिया है, करंट अफेयर्स छोड़ दो, चलो बाकी चीज़ें कर ली हैं, देन यू शुड स्टार्ट गिविंग फुल टेस्ट. यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हम सेक्शन टेस्ट दे रहे हैं या सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं. तो स्टार्ट कब? एक सेक्शन कर लिया, सेक्शन टेस्ट दो. बेयर मिनिमम हाउ मेनी टेस्ट दैट यू गिव? बेयर मिनिमम अगर प्रीलिम्स की बात करूं या मेंस की बात करूं तो भाई एक सेक्शन टेस्ट दे दो सेक्शन का. क्यों? क्योंकि उससे चालू हो जाएगा काम. क्योंकि क्या होता है ना कि भाई पूरा टेस्ट देने के लिए हमको 3-4 महीना तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी. 3-4 महीना तैयारी करके टेस्ट देने जाएंगे तब तक भाई मतलब मोमेंटम खत्म हो गया. तब फिर टेस्ट बोला कि चलो 2 महीना बाद दे देंगे. इंस्टेड कीप गिविंग टेस्ट. जब भी एक सेक्शन होता है एक टेस्ट दे दो, एंड जब सारे कवर हो जाएं तो फिर फुल टेस्ट दे दो. फुल टेस्ट मिनिमम 4-5 देने चाहिए आपको, क्योंकि टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का डायरेक्शन सेंस समझ आता है. टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मतलब ठीक है, कोई बढ़िया चीज़ कर रहे हो. नहीं आ रहे हैं तो देखो क्या गलती हो रही है, राइट. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द टेस्ट तो देन यू कैन थिंक अबाउट गिविंग मोर टेस्ट कि भाई अच्छा ठीक है, मैंने पिछले टेस्ट में गलती करी, कोई प्रॉब्लम हुआ, उस गलती को सुधार के अगला टेस्ट दोबारा देके देखते हैं. इसमें प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ बैड मार्क्स. दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन. गंदे नंबर आ रहे हैं, खराब नंबर आ रहे हैं, उससे डरो मत, उससे सीखो. क्योंकि अगर सीख लोगे उससे तो अगली बार यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड योर आइडिया शुड बी दैट यू वॉन्ट टू इम्प्रूव फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन ऑफ यू. कि लास्ट टेस्ट में अगर आपके इवन यू हैड 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, फाइन. नेक्स्ट टेस्ट में यू वांट टू गेट मोर देन 40. उसके अगले में लेटर से अगले टेस्ट में आपके 50 आ गए, मोर देन 50, 60 आ गए, मोर देन 60. एक एक करके चलते रहोगे, यू विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स. फाइनली टेस्ट को हमें रिव्यू करना है. टेस्ट को रिव्यू करोगे मतलब टेस्ट में अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि गलतियों से सीखा नहीं तो फिर वो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं. तो इसके बारे में बात करते हैं. रिव्यू कैसे करना है? रिव्यू में हमें देखना है कि भाई हाउ मेनी बेसिक मिस्टेक्स आई मेड,
बेसिक माने क्या कि भाई ये चीज़ें बुक में दी हुई थी और फिर मुझे याद नहीं थी, या फिर आई मेड सम सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं कि भाई मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई करेक्ट ऑप्शंस या इनकरेक्ट ऑप्शंस मार्क करने हैं, मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिए क्योंकि ध्यान नहीं गया। तो ऐसी मिस्टेक्स आई एम श्योर यू हैव मेड इन सम टेस्ट और द अदर। जब हम रिव्यू कर रहे हैं टेस्ट को तो हम अपनी गलतियों को एक्चुअली एक बार बैठ के तमीज़ से देख रहे हैं कि अच्छा ये वाली गलती दोबारा ना हो। तो रिव्यू is very important part of your test taking process because that is what is actually helping you improve. And revision, तो रिविजन की बात जब हम करते हैं तो कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको जब आइडियल शेड्यूल की हम बात कर रहे थे तब दे दिया था। आइदर यू कैन 1 hour a day आप इस टाइप से कर सकते हो कि शाम का 1 घंटा मैंने आज की रिव्यू करके देख लिया, या फिर 1 day a week, your choice, whatever you are comfortable with, but revision should be a part of the process. Revision should not be कि मैं ख़त्म करके 4 महीना बाद फिर मैं रिव्यू करूँगा। Revision is part of the process. Now, रिविजन को इनबिल्ड जब हम रखते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप और एक ऑल्टरनेटिव चाहिए तो हफ्ता एक आपने रख लिया कि 4-5 हफ्ते के बाद एक हफ्ता पूरा मैंने रख लिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन चलना है। इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नोट्स कब बनाने हैं? सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग के बाद, क्योंकि ये नोट्स जो हैं हमारे दे विल हेल्प अस विद रिविजन। रिविजन क्या है कि भाई मैं लक्ष्मीकांत की किताब है, लेट अस से इट्स 1000 पेज बुक, राइट? एवरी टाइम आई कैन नॉट रीड दैट होल बुक। तो आफ्टर माई फर्स्ट रीडिंग व्हेन आई हैव डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो देन आई विल हैव मेड सेंस ऑफ कि अच्छा ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंने कुछ हाईलाइट कर लिए, कुछ मार्कर से बना लिए। तो मैंने क्या किया, वो 1000 पेज को रफली 200 पेज में कंडेंस कर दिया, या वहीं पे छोटा छोटा कर दिया कि मेरा काम 200 पेज का ही रह गया। तो व्हेन आई एम डूइंग द सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग, थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग, आई विल ट्राई एंड कंडेंस इट मोर। फिर मैं अपने नोट्स बना लूँगा एंड दैट विल मेक इट ईजियर फॉर मी टू रिवाइज एवरी टाइम। रिविजन का टाइम आपका धीरे धीरे कम होता रहना चाहिए ताकि इवेंचुअली मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेट्स से 2 दिन में 3 दिन में एक साथ रिवाइज कर सकता हूँ। इसमें एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है विच आई वुड रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड यूज, विच इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि लेट्स से ये सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी है, राइट? तो जस्ट टेक अ मोमेंट राइट नाउ इफ यू स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट कि भाई सबसे पहली चीज़ हमने क्या बात करी थी। सबसे पहली चीज़ हमने बात करी थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। देन आई टोल्ड यू अबाउट माई बेसिक स्टोरी एंड आई शोड यू माई मार्क शीट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई हायरार्की ऑफ नॉलेज क्या होती है, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है, एंड देन बहुत डिटेल में हम उसके गए कि भाई मेंस में कैसा है, प्रीलिम्स में कैसा है, इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या हुआ, हमने अभी की अभी एक बार क्या क्या चीज़ें करी थी, दिमाग में दौड़ा ली, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी एबल टू रिकॉल दिस मच बेटर। This basic exercise I want you to do every time that you have read a subject, या एक चैप्टर, आज के 4 चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर के एंड पे एक बार 2 मिनट 5 मिनट ले लो, अपने दिमाग में से उस चीज़ को दौड़ा लो, क्योंकि ये इतना सा कर दिया योर लॉन्ग टर्म रिकॉल विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। क्योंकि ये मेहनत है इमीडिएटली, क्योंकि जैसे छुट्टी वाली फीलिंग आती है ना चैप्टर ख़त्म करके, तो छुट्टी वाली फीलिंग के बाद थोड़ा और काम मिल जाए तो नेचुरली इट विल फील कि यार नहीं करना, क्यों कर रहा है, बट अगर कर लोगे तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट, राइट? एंड कीप इन माइंड दैट रिविजन विल गेट बोरिंग, कि भाई एक ही सब्जेक्ट हो, कितनी बार मैं सेम नोट्स 4 बार 5 बार 10 बार सेम नोट पढ़े जा रहे हैं, प्रीलिम से पहले 3 बार रिवाइज करें, मेंस से पहले 4 बार रिवाइज करें, फिर वही चीज़ें हो रही हैं, क्या? इट विल गेट वेरी बोरिंग। तो यू विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ये आपका काम है एंड दिस इज समथिंग दैट यूल कॉन्स्टेंटली हैव टू डू ड्यूरिंग द यूपीएससी जर्नी। नाउ फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही कोर एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट है ऑफ आर प्रिपरेशन। एंड बिल्ड भी करना है, मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने का क्या मतलब है कि भाई टूटने के आसार रहेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, तो धीरे धीरे वी विल कीप इम्प्रूविंग एंड वर्किंग ऑन इट। कंसिस्टेंसी किसके साथ चाहिए? हमें अपने स्टडी हैबिट्स के साथ चाहिए, हमें ब्रेक्स लेते हुए कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें रिवीजन के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस में चाहिए, फीडबैक में चाहिए, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ आई शेयर विद यू। सबसे बेसिक आइडिया है कि अगर आप
परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे सब परफेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे परफेक्ट कोर्स मिल जाएगा, मुझे परफेक्ट किताबें मिल जाएंगी, तब मैं शुरू करूँगा या करूँगी, तो मे बी यू विल स्टार्ट, बट लाइक आफ्टर अ पॉइंट इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू गिव अप, क्योंकि परफेक्ट कंडीशंस कभी ना कभी आपकी टूटेंगी और जैसे ही टूटेंगी आप छोड़ दोगे। फिर एक होते हैं हमारे प्रोक्रेस्टिनेटर्स, माने कि कल से शुरू करते हैं तो फिर वो कंसिस्टेंसी तो वैसे ही नहीं बन रही है। आइटरेटर क्या होता है? आइटरेटर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स, मेक्स अ मिस्टेक, चेंजेस कोर्स, मेक्स अ मिस्टेक, चेंजेस 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 चेंजेस। क्या कर रहे हैं कि भाई धीरे 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 वी कीप मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड कीप मेकिंग प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस करते रहोगे, मोमेंटम बनेगा, तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। और गलती करके सीखना है, गलती करके रुकना नहीं है। क्योंकि गलती क्या है? गलती है कि मुझे बुलजाय पे मारना था बट मैंने टारगेट के बाहर मार दिया। दिस इज़ फाइन, क्योंकि अगली बार मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं यहाँ मारूँ, यहाँ मारूँ, यहाँ मारूँ, यहाँ मारूँ, तो इवेंचुअली आई विल एंड अप वेयर आई वॉन्ट टू गो। फेलियर क्या होगा? गलती है ये, दिस इज़ अ मिस्टेक, आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। फेलियर क्या है? आई हैव नॉट इवन टेकन अ शॉट ऑन द टारगेट, मैंने कोशिश ही नहीं करी है, क्योंकि आई एम वेटिंग कि परफेक्ट शॉट मारेंगे सीधा बुलजाय पे, मारोगे ही नहीं कभी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कभी। तो कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करनी है? गलती को अलाउ करो, यू आर ओके टू मेक मिस्टेक्स बट नॉट ट्राइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। फाइनली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जब हम बात करें तो कंसिस्टेंसी थ्योरी में तो ऐसा होता है कि भाई रोज़ हम करेंगे और रोज़ बढ़िया चीज़ें चलती रहेंगी और यू नो परफेक्ट हैप्पीली एवर आफ्टर। इन प्रैक्टिस यू विल हैव गुड डेज, यू विल हैव बैड डेज, गुड डेज बैड डेज, मिक्स रहेगा सब चीज़ों का। बट अगर धीरे 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 चलते रहोगे तो ओवरऑल यू विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। द आइडिया इज अगेन, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन दैट एवरी डे विल बी परफेक्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब है कि भाई जो गलती हो रही है, जो कुछ फट रहा है, कोई बात नहीं, उसको साफ करेंगे, ठीक करेंगे एंड आगे चलते रहेंगे। ऑन सम डेज इट विल सीम ईजी, सम डेज इट विल सीम लाइक कि भाई आज 8 घंटे छोड़ो, आज 12 घंटे पढ़ाई कर ली और अभी भी मन कर रहा है और कर सकते हैं। कुछ दिन लगेगा 4 घंटे पढ़ाई करने में, ऐसा जान निकल जाएगी। तो गुड डेज एंड बैड डेज आएंगे, चलते रहना है। फाइनली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जब हम एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली बात करते हैं, परफेक्शनिस्ट वाली बात फिर से वही जो कर रहे थे, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू मिस। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपने आपको बोला है कि मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, कभी छुट्टी नहीं होगी, कोई ब्रेक नहीं होगा, तो जैसे ही मेरा पहला ब्रेक हुआ तो देन आई हैव ब्रोकन माई आइडिया एंड नाउ आई विल नेवर गेट बैक। ऑन द अदर हैंड, दिस इज अ मोर रेजिलियंट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कि गलती का चांस है, एक आध दिन मिस हो सकता है, बट आई विल नेवर मिस 2 days इन अ रो, आई विल नेवर मिस 2 days इन अ रो। तो फिर उससे क्या होगा कि आई विल कीप पुशिंग माई सेल्फ टू गेट बैक गेट बैक गेट बैक। एंड ठीक है, इस इंसान ने भी अगर मैं देखूं तो 25 दिन में से 6-7 दिन मिस किया है, बट इस इंसान की अगर बात करें तो इसने 6 दिन टोटल काम किया है, राइट? सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। एंड विद दैट we'll end this video. For those of you that are interested, you can also check out the UPSC Essential course. This is a one-stop course for UPSC 2026 and 27 aspirants. जैसा कि पहले भी मैंने बोला था, इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, 3 साल तक का आपको एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग्स का। बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात करी थी, तो उसी तरीके से हमने इस कोर्स को भी डिज़ाइन किया है टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड प्रोग्रेस अलॉन्ग द लेवल्स। 3 years ऑफ मेंटरशिप कि भाई सेकेंड अटैम्प्ट भी आप दे रहे हो अपना, क्योंकि जब पहले का रिजल्ट आ रहा होगा तब तक यू ऑलरेडी बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स। तो इवन देन यू डोंट रियली नीड टू बाय एनी अदर कोर्स, यू विल हैव 3 years एक्सेस टू मेंटरशिप। एंड फाइनली टेस्ट सीरीज, यू नो, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड द कोर्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड. इफ यू वांट, you can visit courses.upscprep.com to join. All the best on your UPSC journey.